तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और क्रिया, उसके बाद फिर देखेंगे, है ना। पहले विशेषण देखते हैं। विशेषण कहते किसे हैं बताइए? विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहेंगे हम विशेषण? जो शब्द संज्ञा और नहीं, संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से किसी की विशेषता बताए। यहाँ वर्ड पे ध्यान रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। कोई जरूरी नहीं संज्ञा का विशेषता हम बता दिए, अगर और जोड़ते हैं तो फिर दोनों मिक्स हो जाएगा, इसलिए जो परिभाषा है उसको याद रखिएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? विशेषण कहेंगे। चलिए यहाँ पे एडजेक्टिव, विशेषण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। यह संज्ञा का या सर्वनाम का बोलिए आभूषण होता है, ठीक है। तथा हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। जैसे मैं बोलूं राजू एक लड़का है, राजू सांवला है। कितना सांवला है? बात होती है ना, कितना सांवला है। अब एक सवाल यहाँ पे और आता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। दो बातें बताता हूं, ध्यान रखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। विशेष्य कब कहेंगे, किसे कहेंगे, ये भी याद आप रख लीजिएगा, है ना। देखिए यह है विशेष्य, है ना, यह है विशेष्य। अब विशेष्य में ध्यान दीजिएगा, कैसे पहचानेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या है। नीचे की एग्जांपल्स में मैं दिखा देता हूं कि विशेषण किसे कहते हैं। जैसे लड़की रो रही है, अगर मैं बोलूं लड़की रो रही है तो आपको लड़की, सिंपली लड़की रो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं बीमार लड़की रो रही है तो उसके हाव भाव में बदलाव आ रहे हैं। विशेषण का मतलब होता क्या है? विशेषता। विशेषता किसको बोलते हैं? जैसे अगर मान लिया जाए कोई आदमी एक बदमाश है तो क्या उसकी विशेषता है या नहीं है? विशेषता है, या वो खराब चीज हो या वो अच्छा चीज हो, वो एक विशेषता है ना। अब देखिए बीमार लड़की, तो बीमार क्या होगा? विशेषण होगा। इसमें मोटा लड़का हंस पड़ा, मोटा क्या है? लड़का के बारे में बता रहा है कि मोटा है। फिर वह एक परिश्रमी परिश्रमी लड़का है। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह एक लड़का है सिंपली, तो ये क्या होता? ये एक सिंपल सेंटेंस होता, सिंपल वाक्य होता, साधारण वाक्य होता। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि लड़का परिश्रमी है, तो ये परिश्रमी क्या होगा? विशेषण होगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें बताइए यहाँ पे लड़की क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? ये सर संज्ञा। संज्ञा में कौन सा संज्ञा है सर? लड़की कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक तो कभी नहीं होगा। कैसे आप लोग कल भूल गए? अरे लड़की मतलब कौन लड़की, तो ये जातिवाचक होगा, है ना। चलिए ये भी आपको रिवाइज कराते चल रहा हूं ताकि दिमाग में आए। लड़का, लड़का कौन सा संज्ञा होगा? ठीक है, या बाकी तो यहाँ लड़का है। अब आते हैं विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। ये शब्द बीमार क्या है? विशेषण है, ठीक है। परिश्रमी क्या है? विशेषण है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। तो लड़का क्या होगा? विशेष्य होगा। देखिए यहाँ पे विशेष्य होगा। ये मोटा क्या होगा? विशेष्य होगा। समझ में आया? मोटा क्या होगा? सॉरी लड़का सॉरी मैंने गलती से कर दिया लड़का, सॉरी। यहाँ पे लड़की क्या होगा? विशेष्य होगा। दो चीजें याद रखिएगा। पहला तो ये कि विशेषण जिसकी विशेषता बताए, यहाँ पे विशेषता होगा, विशेषता। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। पहला तो ये। दूसरा, क्लास चल नहीं रही है। क्लास तो चल रही है, नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? वो सर हटा दीजिए। कौन सा? नहीं वो वाली में नहीं, ये वाली तो दिख रही है ना। चार्ज हो गई है वो। इसमें लाइव वाले में पूछ रहे हैं कि क्लास चल रही। क्लास चल रही है, देख लीजिए एक बार। क्लास हाँ चल गई, वेरी गुड, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब एक बार फिर से इसको मैं दिखा दूं, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देख लीजिए, फटाफट देखिए। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, अभी कुछ लोग जुड़ गए हैं। खैर ये देखिए क्या बोला? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। एक बात तो ये याद रखिए। दूसरा बात याद रखिए, जब भी विशेष्य होगा या तो कोई वो संज्ञा शब्द होगा या वो कोई सर्वनाम शब्द होगा। अब आप इन पूरे वाक्यों में ढूंढ लीजिए कि या तो कोई संज्ञा शब्द या कोई सर्वनाम शब्द, वही विशेष्य होगा। विशेष्य बोल रहा हूं, ठीक है।
विशेष्य। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? संज्ञा है, तो ये क्या होगा? विशेष्य होगा। मोटा लड़का हंस पड़ा, लड़के की क्या विशेषता है? मोटा है, तो ये मोटा क्या होगा? विशेषण होगा। मोटा क्या होगा? विशेषण होगा। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? डाउट मत रहिएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, वह एक परिश्रमी लड़की है, तो विशेष लड़का, वह एक परिश्रमी लड़का है, लड़के का विशेषता क्या है? कि वो एक परिश्रम कर रहा है। ये तो परिश्रम क्या होगा? विशेषण। लड़का क्या है? संज्ञा शब्द। और किसका विशेषता ये बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? लड़के के बारे में। तो लड़का क्या होगा? विशेष्य। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़े। अब आते हैं आगे। अब देखिए, विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखा हुआ है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है? कितने विशेषण हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, या इसी को हम कहते हैं सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक विशेषण। चलिए आगे एक एक करके पढ़ते हैं हम। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से गुण पता चले, दोष पता चले, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, स्वरूप, दशा इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है? अब जैसे सुगंधित, गरम, सच्चा, बीमार, झूठा, मीठा इत्यादि, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ये गुण बताएंगे। ठीक है ना? जैसे चाय गरम है, तो चाय का क्या गुण है? कि वह गरम है। चलिए, वेरी गुड। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। होल लाइफ की बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। गुण में क्या आता है? गुण में और भी आते हैं, जैसे इत्यादि लिखा है मैंने। कल मैंने आदि इत्यादि में फर्क बताया था ना। इत्यादि का मतलब बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। सच्चा, चतुर, दयालु, झूठा। झूठा भी एक गुण है। नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा झूठा बोलने वाला इंसान तो धरती पर मैंने आज तक देखा ही नहीं, बोलते हैं ना ऐसा। पवित्र, सुंदर, कुरूप, दानी, दुष्ट इत्यादि, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स है। दूसरा, स्वाद। अब जितने भी स्वाद होंगे, जैसे मैं बोलूं अचार खट्टा है, अचार क्या है? विशेष सर्वनाम है या संज्ञा है? अचार सर्वनाम है सर। सर्वनाम है, संज्ञा है ना। वेरी गुड। तो अचार खट्टा है, अचार की क्या विशेषता है? कि वह खट्टा है। आम खट्टे हैं, आम का क्या क्वालिटी है? कि वह खट्टा है। तो स्वाद जितने भी होंगे, खट्टा, मीठा, तीता, कसैला, नमकीन, जो भी है, वो सारे किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण। रंग जितने भी होंगे, लाल, हाँ मिक्स कर लीजिए ना, 2-4 और कलर मिक्स कर लीजिए, है ना, तो सारे मिक्स कर लीजिए, तब भी वो आपके गुणवाचक विशेषण ही होंगे। जैसे मैं बोलूं ये नीला है, मेरा शर्ट पीला है, ऐसा बोलता हूं मैं कि मेरी कमीज पीली है, तो मेरी कमीज की विशेषता क्या है? पीली है ना। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद आकार। आकार में गोल हो गया, चौकोर हो गया, यहाँ पे कॉमा होगा, गोल, चौकोर, मोटा, पतला, नुकीला, सीधा, चौड़ा, ये सब क्या होंगे? आकार। अवस्था में बीमार, बूढ़ा, जवान, कोढ़ी, अधेड़, ये अधेड़ होगा इत्यादि। स्वभाव में, अब किस प्रकार का स्वभाव है? व्यक्ति चिड़चिड़ा है, नहीं बोलते राहुल बहुत चिड़चिड़ा है, तो उसका एक क्वालिटी है। बोलते हैं ना महेश मिलनसार है, तो उसकी एक क्वालिटी है। ठीक है ना? दशा में, अब कौन सा कंडीशन में है? किस कंडीशन में? तो नया है कि पुराना है कि आधा नया है, अध नया बोलते हैं उसको। सूखा, गीला, कैसा है, वो सब आता है आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला है गंध। गंध में है आपका सुगंधित, दुर्गंधित। सुगंधित और दुर्गंधित। ठीक है? 2 प्रकार से गंध निकलते हैं, सुगंधित, दुर्गंधित। भाई फूलों का गंध कैसा है? तो सुगंधित है। नहीं बोलते हैं कि गुलाब बहुत सुगंधित है ना। खैर, स्पर्श, नरम, मुलायम, गुदगुदा, खुरदरा, ये सब। व्यवसाय में शैक्षणिक, व्यापारी, औद्योगिक, ये सब आएंगे। स्थान में ग्रामीण, शहरी, बाहरी, भीतरी, ऊपरी, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। पदार्थ में सूती, ऊनी, रेशमी, कागजी, लौह इत्यादि, ये सब गुणवाचक होंगे। दिशा, जितने भी दिशा हैं, 4-4, 8 ले लीजिए आप, है ना, ऊपर नीचे ले लीजिए। समय, मासिक, सायंकालीन, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, जो भी लेना है ले लीजिए।
तापमान में ठंडा, गर्म, गुनगुना, है ना। पानी ठंडा है, तो पानी अगर ठंडा है तो पानी का विशेषता है वो, है ना, ठंडा। ध्वनि मधुर, कर्कश, है ना, मधुर, कर्कश, ये ध्वनि हो गया। उसके बाद भार, हल्का, भारी इत्यादि। अब आते हैं परिमाणवाचक में। में वो मौर्यकालीन के क्या है? जैसे अकबर के शिलालेख मौर्यकालीन है, तो एक विशेषता बताएगा वहाँ पे आपका कि ये मौर्यकालीन है। एक वहाँ पे विशेषण मतलब गुण दिखाता है कि हाँ ये उसी टाइम का है, उसी टाइम पीरियड का है ना। दूसरा है परिमाणवाचक। अब परिमाण देखिए, यहाँ पे दो विशेषण के भेद जो हैं उनके दो दो मतलब बेटे हैं, मतलब भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या का मतलब होता है नंबर, या गुना कह दीजिए, 3 गुना 4 गुना, या क्रम कह दीजिए। अगर मैं बोलूँ भारत के राष्ट्रपति कैवें नंबर के हैं अभी भारत के राष्ट्रपति? 15वें नंबर के हैं। कौन है राष्ट्रपति अभी? जवाहरलाल नेहरू कह दीजिए, कोविंद नाथ, रामनाथ कोविंद। कैवें नंबर के हैं? अरे वो 14वें नंबर के हैं। हाँ चलिए, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। खैर, तो ये जो क्रम मैं दिखा रहा हूं, जैसे बोलो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो क्रम किसमें होगा? संख्यावाचक। अब ध्यान दीजिएगा, परिमाणवाचक के दो भेद, संख्यावाचक के दो भेद। परिमाण को बोलते हैं हम क्वांटिटी, नॉट क्वालिटी। क्वालिटी मत ले जाइएगा, हम क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी। ऊपर में अच्छा वहाँ पे लिखा होगा इंग्लिश में, तो ये क्वांटिटी दिखाता है। क्वांटिटी मतलब समझते हैं ना, मात्रात्मक, जिसको हम नापतोल करते हैं, ठीक है। जिस विशेषण शब्द द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नापतोल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ जल या थोड़ा जल बोलते हैं ना, दूध, पाव भर दूध, पौवा वही, हाँ पाव भर बोलते हैं, या 250 ग्राम बोल लीजिए, 3 किलो चावल बोलते हैं ना, इत्यादि। परिमाणवाचक दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाते चलूँ आपको फटाफट। देखिए 5 किलो घी, अब 5 किलो, पाव नहीं है, 5 किलो हो गया यहाँ, पाव किलो भी ले सकते हैं, पाव 5 किलो होगा, वैसे पाव नहीं होगा, 5 किलो। तो 5 किलो घी, देखिए 5 किलो घी की बात कर रहे हैं हम, ये निश्चित है, जिसे हम मापेंगे, तौलेंगे। जिस भी वस्तु को हम माप तौल के लेना होगा वो परिमाणवाचक में रखिएगा, माप तौल के, बिना मापे तौले नहीं ले सकते हैं। जैसे किसी से कहते हैं ना आपकी थोड़ा पानी पिलाओ ना, लेकिन वो लाता एक ही गिलास है, एक चम्मच लेके नहीं आता है, तो एक माप है, स्पेशल माप है। 5 किलो घी अगर हम बोले तो वो निश्चित है, 3 पाव दूध बोले तो एकदम निश्चित है, मतलब 750 ग्राम। अब ठीक है भाई, ग्राम वाले अब पता नहीं कम बेसी कर सकते हैं ना, एक मैथ में क्वेश्चन हमेशा आता है कि गलत बाट का प्रयोग करता है, आता है ना, खैर वो नहीं करना, इत्यादि। अब मैं यही बोलूं कि 10 किलो अनाज, 10 किलो अनाज निश्चित है, माप तौल के ही लेंगे, निश्चित है, लेकिन डिफरेंट। अब बोले हम थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा मतलब कितना? नहीं, 1 गिलास कहाँ, मैंने तो थोड़े बोला 1 गिलास, वो तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पानी नहीं पता। बहुत चीनी, मिल में गए, देखिए बहुत चीनी था, ऐसा सुना है ना आपने, बहुत चीनी था, उसके घर में बहुत चीनी है। कुछ अनाज दीजिए ना, है तो यहाँ पे क्या है? निश्चय है, ये निश्चय है नहीं है? जी सर बोल रहे हैं निश्चय नहीं है। थोड़ा, कुछ, बहुत, ज़्यादा, कम, ये सब निश्चित वर्ड नहीं है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं आगे फटाफट। देखिए अब इसमें देखिए संख्यावाचक विशेषण को ध्यानपूर्वक देखिए। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, नंबर का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 कलमें, अब कलम कभी भी लेना हो तो तौल के तो नहीं लीजिएगा, गिन के लीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसा गिन के लीजिएगा। थोड़े आदमी को गिन के ही लाते हैं ना, आप कहीं से लाना कैसे गड़बड़ हो गया? संख्यावाचक में ही आएंगे थोड़े आदमी। अब मैं इसका डिफाइन करूंगा, अलग अलग करूंगा, तब तो आप डिवीजन बांटूंगा ना। संज्ञा के 5 भेद, उसमें राम ले लीजिए, श्याम ले लीजिए, हिमालय ले लीजिए, बुढ़ापा ले लीजिए, नहीं होगा एग्जाम्पल में। हाँ, उसके भेद में जाएंगे तब तो अलग अलग करेंगे, भेद में भी नहीं पहुंच रहे हैं, भेद में करेंगे तो इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। आप समझे? इस आप लोग ना थोड़ा सा माइंड को यहाँ रखा कीजिए, यहाँ मेरे साथ।
इसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक। हाँ अब देखिए यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए अब 1 2 1 2 के बाद आपका जितना भी क्रम होगा, 1 2 के बाद ये क्रम, पहला दूसरा दोगुना तीन गुना इत्यादि, ये सब क्या है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जितना तक जाए, और पहला दूसरा तीसरा दोगुना तीन गुना, ये टोटल क्या होगा निश्चित संख्यावाचक होगा। अनिश्चित में आपको दिखा देता हूँ क्या होगा, कुछ, कई, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों। अरबों का मतलब कितना अरब नहीं पता। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, पहली पुस्तक की बात मैं करूँ तो पहली पुस्तक मतलब एक दोगुना कलम मतलब एकदम फिक्स है कि दोगुना कलम, ठीक। पहला व्यक्ति, 2 किताबें, 10 पुस्तकें, 10 कलमें, ये सब क्या है निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि जब इसको लेंगे आप तो माप तोल वाला नहीं है। अब कहेगा सर अगर मैं बोलूँ कि 10 कॉपियाँ, कॉपी तो सर हम लोग तौल के लेते थे, कॉपी गिन के ही लेते हैं, तौल के नहीं लेते हैं, कॉपी तौलने वाली चीज़ नहीं है। हालांकि बहुत पहले की बात है, तौल के ही कॉपियाँ मिलती थी ना। चलिए अनिश्चित संख्यावाचक वो अलग बात है। कुछ, अब यहाँ पे देखिए, कुछ कपड़े, कई व्यक्ति गिनिए, कई पता नहीं, थोड़े आदमी पता नहीं, थोड़े मतलब कितना थोड़े नहीं पता है ना, तो ये क्या होंगे अनिश्चित संख्यावाचक। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है इसको। अगला सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण, या इसी को बोलते हैं हम निर्देशित विशेषण भी, और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सांकेतिक विशेषण, अगर विशेषण में कुछ पूछता है तो पहला वाला और चौथा वाला, परिमाण और संख्या थोड़ा कम पूछता है। अगर रेशियो देखा जाए, पूछने का रेशियो एग्जाम का, तो ज़्यादातर ये पूछा करते हैं या फिर गुणवाचक वाले पूछा करते हैं। अब देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हो, संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हो। विशेषण क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, वो वर्ड देख लीजिए। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा और समझाऊंगा, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। वह, यह, जो, सो, कोई, क्या, कौन, ऐसा, वैसा, ऐसी, वैसी, ये सब शब्द हैं सर्वनाम के। ये सब कौन से शब्द हैं, सर्वनाम के शब्द हैं। कल मैंने ऐसे बताया था, सर्वनाम शब्दों की संख्या कुल कितनी है 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं 6। ध्यान रखिए, जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का काम करते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन जब यही सर्वनाम शब्द अकेले प्रयुक्त होंगे, मतलब ये अकेले आएगा, तो वो सर्वनाम शब्द होगा। लेकिन यही अगर संज्ञा के साथ लग गया तो वो सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक या सांकेतिक। सांकेतिक समझते हैं ना, संकेत करना या इशारा देना। निर्देशित मतलब डायरेक्ट करना कि इधर जाओ उधर जाओ, वही उसी को बोलते हैं निर्देशित। चलिए अब समझिएगा, जैसे मैं अगर कहूँ विद्यार्थी चोर है, तो इसमें सर्वनाम शब्द कहाँ है बताइए। विद्यार्थी चोर है, सर्वनाम शब्द कहाँ है इसमें, चोर सर्वनाम शब्द है। कल आपने सर्वनाम पढ़ा, ऐसे ही निकाल दिए हवा में। लाइव वाले बताइए, आप लोग वर्क किया कीजिए घर में, नहीं तो किसी दिन डांट खा लीजिएगा। वर्क कीजिए ना, थोड़ा मेहनत कीजिए। अब आपका एग्जाम है, बताइए, अब मेहनत कीजिए, थोड़ा मेरे सवालों का जवाब कम से कम दिया कीजिए। अब बताइए, मैंने कल सर्वनाम पढ़ाया, वाह तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला, विद्यार्थी चोर है, इसमें सर्वनाम शब्द है ही नहीं, तो बोलना है ही नहीं। ऐसा वैसा क्या, कौन, कैसे, ये सब सर्वनाम। विद्यार्थी संज्ञा है, सर्वनाम देखिए बता रहे हैं, ये विद्यार्थी संज्ञा है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं विद्यार्थी चोर है, लेकिन विद्यार्थी चोर है अगर मैं कह रहा हूं तो किसी की तरफ इशारा नहीं गया। अब सुनिएगा, मुझे ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस विद्यार्थी ने मेरी कलम चुराई, ध्यान दीजिए, विद्यार्थी ने मेरी कलम चुराई, सिंपल बात है, मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया। अब विद्यार्थी 1000 विद्यार्थी बैठे हैं, मैं किसी को बोलूं, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इस विद्यार्थी ने, देखिए मेरा इशारा, इस विद्यार्थी ने, यानी एक विद्यार्थी यहां बैठा हुआ है, इस विद्यार्थी ने मेरी कलम चुराई, तो मैंने एक इशारा किया, यानी संकेत दिया, यानी निर्देश किया ना। तो जो इस वर्ड आया ना यहाँ पे, वो सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पे देखिए, लड़का चोर है, कुछ कोई बात नहीं, लड़का चोर है, लड़का दुनिया में कई लड़के हैं, 125 करोड़ आबादी का देश है, कई लड़के होंगे यहाँ, लड़का चोर है, किसको मैं बोलूं। लेकिन अगर बोलूं वह लड़का चोर है,
तो ये जो वह वर्ड आया वो कौन सा होगा? सार्वनामिक। इसे बोलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे हम? सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब देखिए, विद्यार्थी ने नकल की है। कौन विद्यार्थी? हजारों विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, कौन नकल किया पता थोड़े, लेकिन इस विद्यार्थी ने एक इशारा जा रहा है, इस विद्यार्थी ने, तो ये इस जो वर्ड है, ये जो इस है, ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। क्लियर है? ये बातें समझ में आई? एक चीज और बता देता हूं यहां आपको समझने के लिए। जब भी किसी वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ हो, उस वाक्य में कहीं ना कहीं आपको संज्ञा जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा संज्ञा, संज्ञा के बगैर पक्का मिलेगा संज्ञा। नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, नहीं बनेगा, लेकिन पक्का संज्ञा मिलेगा। जैसे देखिए, इसमें संज्ञा क्या है? लड़का भी संज्ञा है, चोर भी संज्ञा है। इसमें क्या है? विद्यार्थी संज्ञा है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, यही है सर। फिर चोर संज्ञा है। कौन चोर? चोर संज्ञा है। अब बोले कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। चोरों की कई जातियां हैं। कौन चोर? पुरुष। कौन पुरुष? महिला। कौन महिला? चोर। कौन चोर? अब मैं कह दूं रामू चोर, मतलब चोर में मान ली 10-20 चोर हाईलाइटेड हो। आतंकवादी। कौन आतंकवादी? संज्ञा है। लेकिन मैं कह दूं ओसामा बिन लादेन, एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो वो फिर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चोर संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? मेहनत कीजिए थोड़ा आप लोग, सभी लोग जो भी वीडियो भी देख रहे हैं, लाइव देखें चाहे बाद में देखें, थोड़ा मेहनत कीजिए ना, तब मज़ा आएगा ना। अब मैं देखिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा यही उद्देश्य है कि आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ जाए, मिल जाए। आप एग्ज़ाम दे के आए तो बोले कि हाँ सर अच्छा है, उसी तरह है ना। कि तो मेरे कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे आपके समक्ष मैं 2 घंटा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए ना, तब तो मज़ा आएगा ना। कहा गया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो बजाइए ना। चोरी स्वभाव है, हाँ ठीक है, चोरी स्वभाव है, लेकिन चोर के बारे में पूछ रहे। चलिए, प्रविशेषण या अंतर विशेषण, अब इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण का विशेषण है ये। यानी देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, विशेषण विशेषण बताता है, लेकिन कुछ सब विशेषण एवं क्रिया विशेषण की, देखिए कुछ सब विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की यहाँ पे छूट गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे विशेषण का काम क्या है? विशेषण विशेषता बताता है। क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम की। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता के कारण प्रविशेषण कहलाते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि क्रिया पढ़े ही नहीं, क्रिया विशेषण पढ़े ही नहीं, समझेंगे कैसे? समझा देता हूं। जैसे क्रिया किसे कहते हैं ये बताइए? किसी काम का होना या करना क्रिया कहा जाता है। ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। जैसे श्याम जाता है, जैसे मैं बात करूं श्याम जाता है, ओके, श्याम जाता है, इसमें क्रिया कहाँ है? श्याम जाता है। अब इसी को मैं बोल दूं श्याम, ये है क्रिया, ये क्या है? क्रिया। वेरी गुड। श्याम धीरे धीरे जाता है, ठीक। श्याम जाता है, जाना क्रिया है, यानी जाता क्रिया है। अब मैं बोलूं श्याम धीरे धीरे जाता है, तो इसमें जो धीरे धीरे वर्ड है ना, ये है क्रिया विशेषण, प्रविशेषण नहीं है ये। प्रविशेषण कैसे होगा? क्रिया की विशेषता है ना, कैसे जाता है तो धीरे धीरे। अब देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसलिए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया समझ में आ गया, क्रिया विशेषण समझ में आ गया। अब आते हैं प्रविशेषण पर। देखिए इधर ध्यान दीजिए, आलोक कमजोर लड़का है, इसमें क्रिया कहाँ है? आलोक कमजोर लड़का है, इसमें क्रिया है, यहां पे छिपा हुआ क्रिया है, ठीक। लड़का के होने को बता रहा है वो, आलोक कमजोर लड़का, ठीक है। यहां पे फिर से है आलोक बड़ा कमजोर लड़का है, इसी को दिखा दिया। बड़ा कमजोर ये चलिए यहां नीचे लेते हैं फिर से, आलोक धीरे धीरे दौड़ता है। देखिए ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, आलोक धीरे धीरे दौड़ता है, ये तो सीधी सी बात है कि ये क्रिया विशेषण है, इसमें कोई भी प्रविशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण है ये। क्या है? क्रिया विशेषण।
क्योंकि यहाँ दौड़ना क्या होगा, वर्ब होगा यानी क्रिया होगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक, इसी को मैं बोलूं कि आलोक बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, तो ये जो बहुत जो वर्ड आया ना, यही है प्रविशेषण। अब समझाते हैं फिर से एक बार। इसने क्या कहा, विशेषण एवं क्रिया विशेषण। विशेषण या यहां होगा, एवं नहीं होगा, विशेषण या किसी की भी, या क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताए। ठीक, अब देखिए यहां विशेषण क्या है, कमजोर। कमजोर क्या है, विशेषण है ना। यहां से अब यहां आते हैं ऊपर में, तो आलोक कमजोर लड़का है, ये तो सीधा सा लग रहा है कि ये विशेषण का एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आलोक बड़ा कमजोर लड़का है, तो ये जो बड़ा वर्ड होगा ना, यही है प्रविशेषण। क्योंकि प्रविशेषण में एक ही चीज आप याद रखिएगा, प्रविशेषण में एक ही चीज याद रखिएगा आप, क्या पूछ रहे थे ये देखा नहीं, चलिए प्रविशेषण में एक ही चीज याद रखिएगा कि वो या तो विशेषण की विशेषता बताएगा या क्रिया विशेषण की। विशेषण था कमजोर, कमजोर का विशेषता क्या कि ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही है, तो बड़ा कमजोर है। ठीक, अब यहाँ आइए, यहाँ सिंपल लिखा है आलोक कमजोर लड़का है, इसमें बताइए क्या इसमें प्रविशेषण है। अभी आप लोग सारे लोग बताइए, तो लाइव वाले भी फटाफट जवाब दीजिए। अगर समझ में आया होगा तो पक्का इसका जवाब मुझे मिल जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। अगर मैं ये पूछूं कि आलोक कमजोर लड़का है, क्या इसमें प्रविशेषण है? नहीं है सर, बड़ा है, ये बड़ा वाला प्रविशेषण है, बहुत धीरे धीरे ये प्रविशेषण नहीं। वेरी गुड पंकज, वेरी वेरी गुड, नहीं है, वेरी गुड। ये तो विशेषण का एग्जाम्पल है ना। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण से पहले लगेगा ये सब क्या, प्रविशेषण के बाद में भी यूज हो सकता है, जैसे कमजोर। आमतौर पे पहले ही लगाएंगे, आमतौर पे पहले लगाएंगे, बाद में क्यों लगाएंगे, पहले। कमजोर है तो सर, लड़का बहुत कमजोर। बड़ा को ही तो बहुत कह दीजिए, तो एक ही बात होगी, बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर है, ठीक है, वही बात है, बहुत भी वही होगा। और कुछ, चले आगे, चलिए आमतौर पे पहले लगेगा। चलिए अब आते हैं आगे, इसमें आलोक धीरे धीरे दौड़ता है, बहुत धीरे धीरे। हाँ, अब आया अभ्यास। अब तो मैंने आपको पढ़ा दिया विशेषण, अब थोड़ा अभ्यास कर लें, क्यों करें अभ्यास। तो जवाब दीजिए मेरे प्रश्न का फटाफट। खराब, बुरा, निर्दयी इत्यादि कौन सा विशेषण है, फटाफट जवाब दीजिएगा। राम कमजोर बहुत है, ये नहीं होगा, ये गलत वाक्य है। राम कमजोर बहुत है, ये क्रमबद्धता नहीं है, ये होगा राम बहुत कमजोर है, ऐसा होगा, ठीक है ना। चलिए, ए बोल रहे हैं सब, क्या ए सही है? सारे लोगों ने जवाब देना शुरू किया ए, बताइए आप लोग, ए सही है? मार दे टिक, पक्का? चलिए वेरी गुड, ए। दूसरा बताइए, सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है। अच्छा नीचे कर दूं मैं इसको। सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है, जवाब दीजिए फटाफट। सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है, और ये झारखंड लोक सेवा आयोग या कोई ऐसा एग्जाम था जिसमें ये पूछे गए हैं प्रश्न, एक दो जगह और भी पूछे गए हैं ये प्रश्न, इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूं। आप बताइए, सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है, इसमें से कौन सा है? ऐसा वैसा तो कहीं यूज है नहीं, जैसे सांस। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। इसमें दूसरा का बी बी सही है सर। ए जो बोल रहे हैं बी, बी। चलिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, फंडा याद रखिएगा। जो एग्ज़ाम देने अभी जाएंगे आप लोग, बहुत एग्ज़ाम आप लोग जो है ना क्या बोलते हैं, सही यही है, बी सही है। मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। वहाँ है इसमें इसलिए आ गया। देखिए एक फंडा हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में, जब आप प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके सामने दो दुविधाएं खड़ी होंगी। एक तो प्रश्न के उत्तर नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं, ऐसे में क्या करें, और एक है कि पढ़े तो हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो जो सेकेंड वाला मैं कंडीशन ले रहा हूं कि पढ़े तो हैं लेकिन पता ही नहीं कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, मुझे भी खुद नहीं पता कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा, तो वैसे में कीजिएगा ऑप्शंस को हटाना।
सबसे पहले प्यारा बच्चा, इसमें कहाँ कुछ सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, मन भर दूध लग गया। ये तो कोई वाक्य ही नहीं है, ये तो बस भुलाने के लिए पता नहीं क्यों ऐसा दे दिया, मन भर दूध लग गया। चलिए फिर भी मैं इसको एक पल के लिए ये मान लेता हूं कि हो सकता है कि आंसर बन जाए, हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि बन जाए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बनेगा। शांत स्वभाव की लड़की, लड़की संज्ञा सर ने बताया था शांत स्वभाव है, ये भी प्रोबेबिलिटी बनता है। प्यारा बच्चा, ये तो कभी नहीं बनेगा, एक तो हटा दिया आपने। अब आइए इन तीनों पे प्रबल। मैं वहां से कुछ चीजें लाया था, अब इसको वहां हटा दीजिए। मैं कुछ चीजें लाया था, मैं कुछ चीजें लाया था वहां से, देखिए आ गया ना, तो आंसर ये फिर होगा। अब मन भर दूध लग गया, ये कोई वाक्य है ही नहीं, इसको भी हटा दीजिए। अब आते हैं शांत स्वभाव की लड़की, इसमें कोई भी सर्वनाम शब्द है? तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया। इसमें कोई भी सर्वनाम शब्द है? इसमें भी नहीं, हट गया। सर्वनाम शब्द इसमें यहां वहां होता है, हो गया। क्लियर? थर्ड नंबर आइए, अच्छा विशेषण शब्द का भाववाचक बताइए। अच्छा, तीसरा का डी, अच्छा का होगा अच्छाई, अच्छा थोड़े होगा, अच्छा ही होगा। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं, हाँ तत्सम तत्व में क्या होगा? नहीं ना, ऐसा मत कीजिएगा उल्टा पुल्टा काम। अब आते हैं क्रिया, वर्ब। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना आज? नहीं लग रहा है, ये लोगों को नहीं लग रहा है। देखिए क्रिया तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा क्रिया मत समझ लीजिएगा। अभी कहानी का टाइम नहीं हुआ है, कहानी का टाइम होगा बाद में, अभी नहीं, अभी तो पढ़िए। तो क्रिया यानी वर्ब, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए। अरे अभी कहानी का टाइम नहीं हुआ है अभिषेक, सुनाएंगे, थोड़े रुक जाइए। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए जैसे जाना, चलना, दौड़ना, हंसना, पीना, सोना, खाना, ये सब इत्यादि क्या है? क्रिया। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, तो कोई ना कोई काम हो रहा है। अगर बच्चा हंस रहा है तो हंसने का काम हो रहा है। तो अध्यापक के होने का भी बोध हो रहा है कि अध्यापक हैं, यानी वो हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं। चलिए भाई, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपीपीएससी में, पूछे गए हैं ना। आप लोग कहिए कि पता नहीं सर, पता नहीं सर, देखिए नहीं है ना, रिसर्च करके आए हैं। देखिए ध्यान दीजिए इधर, अरे ये वाला ले लें, ध्यान दीजिए इधर। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक, मतलब ओरिजिनल रूप को, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, यानी रूट कहते हैं। इस धातु में अगर आप ना प्रत्यय लगाते हैं, धातु में क्या जोड़ना है आपको? ना प्रत्यय जोड़ना है। ना प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के आखिरी में लगाना, उसी को प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के पीछे लगाना, मतलब पहले लगाना। ठीक, तो अगर धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं, धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जनरल फॉर्म बनता है। कौन सा बनता है? सामान्य रूप बन जाता है क्रिया का। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैं कि मैं सो रहा था, ठीक है, इसी को मैं बदल दूं, मैं सोने लगा। ठीक है, इसी को मैं बदल दूं, अगर मैं बात करूं, मैं सोने जा रहा हूं। यहां पे देखिए एक चीज हमेशा कि सो हर जगह होगा, सो इसको बोलेंगे। अगर इसमें ना जोड़ेंगे तो क्रिया का सामान्य रूप सोना बनेगा। इसमें सो निकाल दीजिए, ना जोड़िए सोना बनेगा। इसमें सो निकालिए, ना जोड़ेंगे सोना बनेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आई क्या? सब में सो। उसी तरह लिखने, सब में होगा। धातु किसको बोलते हैं? क्रिया के मूल रूप को। अब आते हैं आगे। लिखना क्रिया के जैसे विभिन्न रूप हो सकते हैं। जैसे लिख एक ऐसा अंश है जो हर जगह होगा, इसके बाद ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लिखना। ये आगे बढ़ते हैं इसमें। लिख धातु के बाद ना जोड़ने से लिखना, है ना। धातु के दो प्रकार, एक तो सिंपल रूट और एक कंपाउंड रूट, यानी मूल धातु और एक यौगिक धातु। लिख, पढ़, सो, ये मूल धातु है, यानी ओरिजिनल। हाँ वाह, वेरी गुड। खा का खाना, पढ़ का पढ़ना,
सो का सोना और कहानी सुन का कहानी सुनना, है ना, ये सारे हो जाएंगे। खैर, यह स्वतंत्र होगा, यह आश्रित नहीं होगा, ये एकदम फ्री रहेगा, कहीं किसी के साथ लगा दीजिए। फ्री मतलब कहीं किसी के साथ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यौगिक धातु क्या होगा, इसको बोलते हैं हम कि स्वतंत्र नहीं होता। जैसे लिखना है तो लिखते नहीं कर दीजिएगा इसको, पढ़ना, पढ़ाना, रोना धोना, देखो घर आए और रोना धोना शुरू कर दी, ऐसे बोलते हैं ना। उठ जाना नहीं बोलते हैं कि दुनिया से उठ गए, उठ जाना, तो ये एक साथ हैं, यौगिक धातु कहलाते हैं। मतलब अगर हम कहें मूल धातु कहेंगे उनको जिसमें ना प्रत्यय नहीं रहेगा, और इसमें ना प्रत्यय रहेगा, बस यही अंतर है। ओके, अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला, सकर्मक अकर्मक। क्रिया विकारी शब्द होते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था। विकारी शब्द के कितने भेद, विकारी के कितने भेद, दो ही तो होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद, दो होते हैं? नहीं, विकारी शब्द के भेद होते हैं 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देखिए 2 बता रहे हैं। विकारी शब्द के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कल नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? 4। अब तो सारे कमेंट करेंगे 4। अरे ध्यान से पढ़िए थोड़ा, आप लोग डांट खाने वाला काम मत कीजिए। क्रिया विकारी शब्द होते हैं, इनके रूप ध्यान दीजिए, इनके रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जैसे सीता रोटी खाती है तो राम रोटी खाता है। रोटी क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है। अब कहिए सर रोटी तो स्त्रीलिंग है, लड़की बनाती है इसलिए स्त्रीलिंग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिंग पूरे व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है, लिंग, जिसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे विद्वान फेल हो जाते हैं। लिंग पूरे व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जहां देखिए, सजीवों का लिंग निर्धारण करना बहुत आसान है, लेकिन निर्जीव का लिंग निर्धारण करना बहुत ही कठिन कार्य है। विद्वान साफ साफ एकदम एक शब्दों में बोलते हैं, अपने शब्दों में बोल देते हैं कि देखिए लिंग के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग मत करिए, अपने ऐसे याद कीजिए जो भी समझ में आता है। कौन सा पुलिंग है तो मैं मेन लिंग करा दूंगा, है ना, टेंशन मत लीजिए। लिंग के बारे में ऐसा विद्वान साफ साफ एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि सजीव का लिंग निर्धारण करना आसान है, निर्जीव का लिंग निर्धारण, जैसे आप ही की बॉडी है, आप ही का बॉडी है, कुछ स्त्रीलिंग है कुछ पुल्लिंग है, तो फिर खैर। मूंछ लंबी होती है, मेरे मूंछ को देख के ये लोग बोल रहे हैं मूंछ लंबी होती है मेरे मूंछ से ध्यान आ रहा होगा। खैर, सीता रोटी खाती है। अब देखिए, सीता रोटी खाती है और रोटी के अनुसार खाती है, राम रोटी खाता है। अब रोटी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ ये खाती क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कर्म ये कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रहा है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रहा है। चलिए आगे बताएंगे, पूरा डिटेलिंग इसका भी कराएंगे, कैसे बदलता है, कैसे वाक्य बदलते हैं वो भी दिखाएंगे। क्रिया के मुख्यतः कितने भेद? 2 भेद। यहाँ ध्यान दीजिए, क्रिया के मुख्यतः कितने भेद? 2 भेद। एक तो है आपका ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव, यानी अकर्मक और सकर्मक। अब देखिए इसमें बार बार लाल ही क्यों आता है, अकर्मक और सकर्मक। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था, इसको तोड़ दीजिए, अकर्मक। अ मतलब क्या होता है, मैंने कल क्या बताया था? नहीं। कर्म मतलब क्या होता है? कर्म मतलब कर्म इसमें होगा ही नहीं, उसी को बोलते हैं कर्मक। जिसमें कर्म नहीं हो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रियाएं। कर मतलब टैक्स की बात कर रहे हैं? नहीं, कार्य ना हो, कार्य करने वाले कर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कर्म नहीं हो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सकर्मक की बात करें, ट्रांजिटिव, स कर्म क, इसको तोड़ दिए, 3 भाग में तोड़ दिए ना। स मतलब होता है साथ या अच्छा बोलते हैं हम लोग, और कर्म, इसके साथ कर्म जरूर रहेगा, इसी को बोलते हैं सकर्मक। लेकिन सवाल ये उठता है कि कर्म को पहचानेंगे कैसे? एक एग्जांपल ले लें, चलिए जवाब दीजिएगा आप सभी टोटल। अब देखिए यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, मैं छात्रों को नहीं, विद्यार्थियों को लेता हूँ। मैं विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाता हूँ, ठीक है।
हिंदी पढ़ाता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, लास्ट वाला नहीं है, लास्ट वाला मिटा दीजिए, ये कुछ नहीं है। मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूँ, इसमें कर्ता कौन है? कर्ता कौन सा है? मैंने कल भी बताया था, कल परसों में, कि कर्ता किसे कैसे पकड़ेंगे? क्रिया पकड़िएगा सबसे पहले क्रिया की पहचान कीजिएगा। इसमें क्रिया कौन सा है? चलिए एक एक चीज़ ध्यानपूर्वक समझिएगा। पढ़ाना क्या है? क्रिया है। ये हूँ जो है वो क्या है? सहायक क्रिया, जो क्रिया की सहायता करते हैं। देखिए इसमें क्या आता है? हूँ, हो, है, होगा, होगी, रहा है, रही है, रही है, ये सारे क्या होते हैं? सहायक क्रिया। तो ये है हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं सहायक क्रिया। पूरी बारीकी से समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए एक बार, फिर दोबारा गलती मत कीजिएगा यहाँ पे। अरे मैं सकर्मक अकर्मक कभी नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अभी एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, फिर आपके समक्ष मैं एग्जाम्पल रखूँगा। अब आते हैं मैं। क्रिया कौन सा है? पढ़ाना, पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता हूँ या कौन पढ़ाता हूँ? मैं। कौन? मैं। तो ये मैं क्या हुआ? कर्ता। कर्ता मतलब जो करने वाला होगा, कर्ता मतलब करने वाला, मैं हूँ। अब इसमें बताइए कि एक तो हो गया क्रिया, एक हो गया कर्ता, तो बीच का जो बचता था वो हम लोग कर्म समझ लेते थे। आप ही लोग कर्म समझते होंगे, तो कर्म इसमें कौन सा है? अब जो सकर्मक बोल रहे थे वो जरा ये बताएं कि सकर्मक के कितने भेद होते हैं और किस भेद का उदाहरण है? सर इसमें कर्म भी पढ़ाना ही हो रहा है। कर्म भी पढ़ाना ही, कर्म ही तो कर्म पढ़ाना है, कर्म पढ़ाना है, क्रिया भी है और कर्म कर रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं आप? चलिए विद्यार्थी, चलिए ध्यान दीजिए, अभी मैं आगे दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा दूंगा। पहले यहाँ देख लीजिए, मैं हुआ कर्ता, पढ़ाना हुआ क्रिया। ठीक, अगर मैं इसमें धातु पूछूं, ठीक है बता रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, बताता हूँ। अगर मैं इसमें धातु पूछूं तो कौन सा होगा? पढ़। पढ़ धातु है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाता क्रिया है। अब ध्यान दीजिए, कर्म को कैसे पकड़ेंगे? कर्म को पकड़ने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। कर्म को पहचानने का, पकड़ने का दो तरीका है। वो ये है कि दो तरीका में मैं आपको दोनों बता देता हूँ। जब भी क्वेश्चन लगाइएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को, जब भी क्वेश्चन लगाइएगा वो क्रिया के साथ लगाइएगा। और दो तरह के क्वेश्चन पूछने हैं क्रिया से। अगर उसने जवाब दे दिए अच्छी बात है। पहला लगाना है क्या। हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या जब भी आएगा कोई वस्तु के लिए आएगा, क्या में कोई स्थान मत ले आइएगा। दूसरा किसे, या इसी को बोलिए किसको, किसे या किसको, ठीक है। यही दो प्रश्न लगाना है और आपको कर्म को पहचानना है। किसके साथ प्रश्न लगाइएगा? क्रिया के साथ। किसके साथ क्वेश्चन मार्क करना है? क्रिया के साथ। क्रिया से पूछिए, तो क्रिया क्या है? पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? हिंदी क्या है? कोई स्थान है? एक वस्तु है। किताब क्या है? एक वस्तु है, हिंदी। तो पहला तो हुआ ये, पहला तो हुआ ये हिंदी, यानी पहला कर्म मेरा आ गया, एक कर्म ये आ गया, ठीक है। पहला कर्म आया हिंदी। दूसरा, दोनों क्वेश्चन करना है, दोनों बारी बारी से क्वेश्चन करना है। किसे पढ़ाता हूं? किसे जब भी आएगा, ये जो किसे वर्ड है जब भी आएगा वो कोई सजीव के लिए आएगा, यानी उसमें जरूर जान होगा। किसे पढ़ाता हूं? तो विद्यार्थी में तो जान है ही नहीं, एकदम लग रहा है कि पता नहीं कौन सा खजाना लूट के आए हैं, एकदम सुस्त पड़े हैं। एनर्जी रखिए ना अपने अंदर, है ना, एनर्जी रखिए, थोड़ा बोल्डनेस रखिए। तो किसे पढ़ाता हूं? विद्यार्थियों को। विद्यार्थी क्या है? सजीव, यानी इसमें दूसरा जो कर्म मिला वो कौन सा मिला? विद्यार्थी। दो कर्म वाली क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं और एक कर्म वाली क्रियाओं को एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब इसके नीचे एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोग कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। चलिए बढ़िया, आगे नहीं डाउट है इनको लगता है। जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना न रहे, अर्थात जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तो डिफिनेशन हुआ, ठीक है। सीता खाती है, सीता खाती है, खाने का फल किस पर पड़ रहा है? क्या लिखा है कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़े, खाने का फल किस पर है? सीता पर। वे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का फल इन पे है।
किसी पे और नहीं पड़ रहा है? एक बार और हाँ बता रहा हूँ, एक बार और थोड़ा रुक जाइए, बताता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। अकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने से यदि उचित उत्तर प्राप्त न हो तो वह क्रिया कर्मक होगी, और अगर प्राप्त हो गई तो वह सकर्मक होगी। ठीक, चलिए अभी मैं बता रहा हूँ, टोटल बताऊंगा। सकर्मक क्रिया यहीं पे बता देता हूँ। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के साथ कर्म आता है वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। पहला बात, कर्म के भेद, हाँ बता रहे हैं कर्म के भेद, एक मिनट रुक जाइए। सकर्मक क्रिया तो करने वाला करता ही होता है, ठीक, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक दो एग्जाम्पल लेके, और यहाँ आसानी से समझा देता हूँ, आप सभी को समझिएगा ध्यानपूर्वक, तभी समझ में आएगा। पहला है, अध्यापक ने लड़के को पीटा। बताइए इसमें क्रिया कौन सा है? पीटना क्रिया है पक्का? ठीक है, पीटना हो गया क्रिया। मैंने कर्म पकड़ने के दो तरीके बताए थे। जब भी आपको कर्म पकड़ने हैं तो आप क्वेश्चन लगाइएगा क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ। क्या क्वेश्चन लगाना है? पहला लगाना है क्या, और दूसरा लगाना है किसे या किसको। किसे या किसको। ये जो आएगा किसके लिए आएगा? हाँ, सजीव, सजीव के ही, जीव के ही सजीव। क्या किसके लिए आएगा? वस्तु के लिए। स्थान के लिए नहीं आएगा, याद रखिएगा, स्थान के लिए नहीं लाना है आपको, स्थान के लिए नहीं लाना है, लाना ही नहीं आपको, वो फिर होगा ही नहीं। अब समझिए, अध्यापक ने लड़के को पीटा, क्रिया के साथ लगाइए। क्या पीटा? वस्तु है लड़का, बस ऑटोमेटिकली अपने मन से, ऑटोमेटिकली मन से नहीं लगा ले रहे हैं। किसे पीटा? लड़के हैं यहाँ पे ना, लड़के। लड़के, लड़का क्या है? जीव है कि निर्जीव है? सजीव है कि निर्जीव है? हाँ, अध्यापक करता है, ठीक है, अध्यापक करता है, मान लिया मैंने, करता ही है अध्यापक। मैं कर्ता से इनको कुछ ले नहीं जा रहा हूँ, अध्यापक को करता ही होंगे, करने वाले होंगे। हाँ, लड़का कर्म होगा। लड़का क्या होगा यहाँ पे? कर्म। अब दोनों क्वेश्चन लगाइए। कर्म में पहला, क्या पीटा? कोई वस्तु आना चाहिए, कोई वस्तु है? नहीं है, तो किसे पीटा? लड़के को, यानी एक कर्म है। अब देखिए, कर्म के दो भेद, मतलब कर्म नहीं, सकर्मक क्रिया के सकर्मक के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद? दो भेद, ठीक है। अब देखिए, पहला एक कर्मक और दूसरा होगा द्विकर्मक, ठीक, द्विकर्मक, ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। अध्यापक ने लड़के को डंडे से पीटा, बंदूक से पिटवा दीजिए, क्या दिक्कत पड़ता है? बंदूक ही ले आइए, डंडे से पीटने में डंडा भी टूट जाएगा, अध्यापक को शर्म भी आएगी, बेचारे को कम मारे, बंदूक ही ले आते हैं, ठीक है। मान लिया अध्यापक ने लड़के को डंडे से पीटा, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यही था ना आपका, अध्यापक ने लड़के को डंडे से पीटा। अब आइए फिर से आते हैं ताकि मुझे पता चले कि क्या दूसरा कर्म है। क्या पीटा? नहीं पता। किसे पीटा? लड़के को। तो डंडा यहाँ कुछ नहीं, डंडा एक साधन है बस, कर्म नहीं ले आएंगे इसको, ऐसा नहीं कि कर्म है ये, डंडा कोई कर्म नहीं है। फिर ऐसा नहीं कि दोबारा कर्म आप पैदा करिएगा फिर ये दोबारा ये डंडा जबरदस्ती का कर्म कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं बाजार जा रहा था या जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। आमतौर पे बच्चे क्या करेंगे? मैं करता है, जाना क्रिया है, हूँ सहायक क्रिया है, तो जो बच गया वो कर्म है। बाजार यहाँ कर्म नहीं है, बाजार एक स्थान है पार्टिकुलर। अब यहाँ लगाइए ना क्वेश्चन, क्या जाता हूँ? कहिए सर हाँ बाजार आंसर आ रहा था, लेकिन बाजार कोई वस्तु नहीं है, एक पार्टिकुलर स्थान है। किसे जाता हूँ? नहीं पता, तो काम खत्म यहीं। अब एक कर्मक का उदाहरण समझ में आ गया आपको, ये वाला मैंने जो लिया, एक कर्मक यानी एक ही कर्म है। द्विकर्मक का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखा देता हूँ। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बताइए, आप ही लोग बताइए इसमें क्या है? माँ बच्चे को दूध पिलाती है। पहला तो बताइए क्रिया कहाँ है? पिलाती, वेरी गुड, क्रिया पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध एक वस्तु है, ठीक है। चलिए
अब किससे पिलाती किसे पिलाती है? बच्चे बच्चे को। तो तो एक कर्म यहां हुआ, एक कर्म यहां हुआ, दूसरा। तो द्विकर्मक क्रिया इसको बोलेंगे। एक कर्मक क्रिया किसको बोलेंगे? एक कर्म वाली क्रियाओं को। और द्विकर्मक किसको बोलेंगे? दो कर्म वाली क्रियाओं को। इतनी बातें याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ यहाँ भी देखिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये भी देख सकते हैं। ये तो मैंने अभी लिया था ना कि मैं लड़के को हिंदी पढ़ाता हूँ। यहाँ दो कर्म हैं, कौन कौन? एक तो है हिंदी और दूसरा है लड़का। ठीक, चलिए क्रिया के अन्य भेद। अब देखिए संयुक्त क्रिया, इसके 10 भेद होते हैं। शुक्र मनाइए कि भेद 10 ही हैं, कहीं 50-60 होते तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। शुक्र मनाइए, गनीमत है ये। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ा चारों रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त क्रिया पहले आते हैं। संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। तो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। श्याम मैदान में टहल चुका है। टहलना एक क्रिया है, चुकना एक क्रिया है। ठीक है, टहलना एक क्रिया है, चुकना एक। गाड़ी चल दी, चलना एक क्रिया है, देना एक क्रिया है। ठीक है, गाड़ी चल दी। मैं घूमने लगा, मैं घूमने लगा। तो घूमना एक क्रिया है, लगना एक क्रिया है। तो यहां दो क्रिया है। दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने वाक्य को क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया वाला वाक्य। संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अवकाश, अनुमति, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, पूर्णता, निरंतर, समाप्ति, अनियमितता होगा, अनिष्टता नहीं होगा, अर्थों में प्रयुक्त होती है। देखिए पहला, अब पहला भेद देखिए, संयुक्त क्रिया के 10 भेद। एक एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। आरंभ मतलब स्टार्ट, वह जाने लगा। जाना लगना दो क्रिया है। गाड़ी खुलने लगी, खुलना लगना, या गाड़ी खुल चुकी, खुलना चुकना दो क्रिया। तो इनको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक, मैं लिखा करता हूँ। मैंने अभी तुरंत इसके पहले बताया था कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं? हूँ, है, था, थे, थी, रहा है, रही हैं, रही हूँ। लेकिन यहाँ लिखा करता हूँ है। लिखना एक अलग है, करना एक अलग है। ठीक, और आपको अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो आप एक सिंपल फंडा बता देता हूँ। इसमें कौन सा क्रिया का मूल रूप कौन सा है? धातु कहते हैं ना, इसमें निकालिए कौन सा धातु होगा? लिख। इसमें कौन सा होगा? कर। ठीक, मैं प्रतिदिन दौड़ा करता हूँ, दौड़ना और करना। अब आते हैं अवकाश बोधक, मतलब छुट्टी। वह जाने ना पाए। पा एक क्रिया है, पाना, पाना क्रिया है। जाना और पाना हो गया दो। अनुमति बोधक, मुझे पढ़ने दो, पढ़ना देना, मुझे जाने दो, जाना और देना। ये सब आपको नहीं रट लेने हैं क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं समझा पूरा दे रहा हूँ। डाउट हो तो पूछ भी लेना है, लेकिन ये एग्जाम पर्पस से उतने इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जाम पर्पस से इसमें दो इंपॉर्टेंट बहुत हैं। पहला तो वो कि क्रिया के मुख्यतः दो भेद, अकर्मक सकर्मक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको पता भी होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। और क्रिया के जो अन्य भेद उसमें प्रेरणार्थक और दूसरा कौन सा बोला मैंने? प्रेरणार्थक और नाम धातु तो नहीं, एक होता है प्रेरणार्थक और, अभी मैं ही दिमाग से उतर गया है। पूर्वकालिक क्रिया, हाँ पूर्वकालिक में होगा कर या करके। जैसे मैं नहा कर पढ़ाने आया हूँ, नहाकर वह खाकर सो गया, कर या करके लगा रहता है ना। चलिए समाप्ति बोधक, वह जा चुका होगा। जाना, चुकना और होना, यह 3 क्रिया है। ट्रेन खुल चुकी, खुलना और चुकना, यह 2 क्रिया है। ठीक है, चलिए सब बता दे रहा हूं, दिमाग में आप रखिएगा। आवश्यकता बोधक, मुझे पढ़ाना पड़ता है, यह आवश्यकता है। आपको पढ़ना पड़ता है, यह आपकी आवश्यकता है। आपको खाना पड़ता है, यह आपकी आवश्यकता है। तो पढ़ाना और पढ़ना, उसे विद्यालय जाना पड़ता है, तो जाना और पढ़ना 2 क्रिया। इच्छा बोधक, मैं अभी सोना चाहता हूँ, नहीं दोपहर का टाइम है, सोना चाहता हूँ, मैं अभी सोना, मैं बोलिए मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। इच्छा है, पढ़ना और चाहना। पढ़ने तो मन नहीं लगता होगा आप लोगों को भी दिन भर। नित्यता, नित्यता मतलब समझते हैं ना, नित्यता मतलब रोज। हाँ, हवा चल रही है मतलब लगातार, है ना। इसमें देखिए चल रही है, हवा चल रही है, यहाँ पे तो ये गलत एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए क्योंकि रहा है, रही है, वो कंडीशन बदल गया। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, हवा चलने लगी होना चाहिए। ठीक, बारिश रुक गई है, बारिश कंटिन्यूस चल रही थी, तो रुकना और जाना, ये 2 क्रिया है। शक्ति बोधक, तुम चुनाव जीत सकते हो, ये पावर दिखाता है। आप परीक्षा में पास हो सकते हो, है ना। तो चुनाव जीतना और सकना, यहाँ 2 क्रिया है।
निश्चय बोधक, निश्चय मतलब एकदम डिफरेंट, दूध दही बन गया तो बनना और जाना, दाल पक गई, पकना और जाना, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक समझते हैं ना, प्रेरणा देना, प्रेरणा का कोई दे रहा है आपको। जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई काम नहीं करेंगे लेकिन आपको कोई ना कोई पावर आपसे वो करा लेगी। जैसे देखिए, मैंने उसे हंसाया, फूल कुमारी वाला कहानी बचपन में पढ़ा होगा आपने, एनसीईआरटी की बुक्स में आती थी फूल कुमारी की कहानी। हाँ वो ठीक है, नहीं पढ़ा, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग है। तो फूल कुमारी की कहानी में एक व्यक्ति आता है, वो उसको हंसाता है, अपने तोंद को गिरा के हंसा देता है, यानी वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण था। मैंने उसे हंसाया, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं उदास था। अब मैं कुछ ना कुछ ऐसा बात बोला जिससे वो प्रेरित होकर हंस पड़ी या हंस पड़ा, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने श्याम से पत्र पढ़वाया, श्याम को चढ़ा दिया, इस गाँव की या इस शहर के सबसे बड़े ज्ञानी तुम ही हो, पढ़ दो मेरा लेटर, वो भेजी है ना। तो ऐसे पढ़ दिया श्याम, तो मैंने श्याम से पत्र पढ़वाया, मतलब कुछ ना कुछ उसको मोटिवेट किया तभी वो पढ़ा। वह श्याम को लजवाता है तो मोटिवेट किया आप, मतलब प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब ऐसा नहीं क्या, कुछ ना कुछ सर महसूस कराना, ठीक है। अब आता है नाम धातु क्रिया। इसका कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। नाम धातु, नाम धातु में मुख्यतः याद रखना है, दुख से दुखाना, हाथ से हथियाना, जूता से जुतियाना, लात से लतियाना, आप से अपनाना, गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, शर्म से शर्माना, यही है नाम धातु क्रिया। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दुख से दुखाना, किसी का दिल दुखा दिए, दुखाना। दुखाना क्या है, नाम धातु क्रिया है ना। इसमें कुछ नहीं है। अर्थ बदल जाते हैं ना। अच्छा, अर्थ बदल जाते हैं, जैसे हाथ का हथियाना होगा तो मतलब कब्जा कर लेना। हाँ, तो वो आपका क्या होगा, नाम धातु क्रिया होगा, नॉमिनल वर्ब जिसको बोलते हैं है। अब पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, पहले के समय का क्रिया, यही इसका मतलब हुआ। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाना खाकर सो गया, क्या, वह खाना खाकर सो गया। श्याम खाकर पढ़ता है, ठीक है, श्याम खाकर पढ़ता है। अब इसमें क्या होगा ना कि कर या कर के जरूर लगा रहेगा। एक बार मैं दिखाता हूं, यहां पे कर या कर के जरूर लगा रहेगा, तभी आप पूर्वकालिक क्रिया समझिएगा। क्या लगा रहेगा, दो चीज, पहला या तो कर लगा रहेगा या फिर करके लगा रहेगा, ये शब्द लगा रहेगा। जिस क्रिया के साथ ये दोनों में से कोई एक लगा रहेगा वही होगा पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां देखिए, खाकर, श्याम खाकर पढ़ता है, वह खाना खाकर सो गया। मैं उठ करके बैठ गया, वह सोकर गिर पड़ा, वह सोकर गिर पड़ा। तो पहला क्रिया कौन सा, देखिए इसमें आइए, वह खाना खाकर सो गया। देखिए इसमें क्रिया कितने हैं, सोना, जाना, खाना। हाँ ठीक है, ठीक है। पहले कौन सा क्रिया हुआ, पहले वो सोया, सोने गया, या फिर खाना खाया, पहले तो खाना खाया। इसमें ये श्याम खाकर पढ़ता है, या इसमें ये मैं उठ करके बैठ गया, बैठा कि खाया, सॉरी उठा। पहले कौन सा काम किया, हाँ तो उठा। कर के जहाँ लगा रहेगा उसके साथ वाली क्रिया को ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये ट्रिक बता दिया मैंने याद करने का। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होता है, उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। वह नहाकर बाजार गया, यानी पहले काम क्या किया, नहाने का, तब जाने का काम किया बाजार। बाजार नहीं जा सकता है वो, पहले बाजार गया, आने के बाद नहाते हैं, तो आप नहाते हैं ना। अब जबरदस्ती इसको मत करिए। अकर्मक क्रिया, हाँ ये लिस्ट आप याद रखिएगा, रोना, सोना, मरना, उठना, लूटना, बैठना, उड़ना, कटना इत्यादि अकर्मक क्रिया होते हैं, ठीक है। रुलाना, सुलाना, मारना, उठाना, लुटाना, बैठाना, उड़ाना, काटना इत्यादि सकर्मक क्रिया होते हैं। जैसे मैं एक बार, मैं उठा और बैठ गया, ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, मैं उठा और बैठ गया। हाँ बोल तो सकते हैं, है ना, पूर्वकालिक क्रिया बोल तो सकते हैं उसको। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इसमें से कौन सा ले लूँ, कोई भी ले लेता हूँ, जैसे सुलाना। अब मैं इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ, वह उसे सुलाता है। सुलाना से सुलाता बन सकता है ना। बताइए इसमें कि क्या कर्म है, इसमें कर्म है। और अगर मैं बोलूं वह दिन भर रोता है, वह दिन भर रोता है, बताइए। इसमें तो उसे होगी। सर ये अकर्मक है, वह दिन भर। वह उसे रुलाता है, सॉरी सुलाता है, ये कौन, इसमें है कर्म या नहीं है? नहीं है ना। चलिए, सुलाना क्या है? अरे कर्म नहीं है बोलते हैं आप लोग। अब मैंने क्या बोला था, क्रिया के साथ क्या या किसी या किसको लगाइए। क्या सुलाता है नहीं पता, किसे सुलाता है, उसे, उसे कोई जीव है तो क्यों कर्म नहीं है, है ना। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं, इससे बताइए क्या दिन भर कर्म है? दिन भर कर्म है? नहीं है, नहीं है। दिन भर कर्म है। क्यों सर दिन भर करना है, सर क्या करता है? अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें क्या सीखा आपने, ये बताइए। अभी तक मैंने जो इतने देर से जो लेक्चर दी उसमें क्या सीखा आप लोगों ने? हाँ, ये कर्म है, रोता क्रिया है। ठीक है, मैं मान लिया रोता क्रिया है, ये है भी सही है, सही बात है, मान क्या लिया है। अब बताइए, वह के बारे में मैं बोल दूँ करता है, ये भी बोल दिया करता है, चलिए ये भी सही है। तो बीच वाला क्या है? दिन भर। अरे सिंपल मैंने बोला है कि क्या बताया, कर्म पकड़ने का तरीका क्या बताया? क्रिया से पूछो। क्रिया से पूछो, क्या रोता है? दिन भर रोता है। अरे क्या रोता है? दिन भर रोता है। किसे रोता है? कोई हाँ, तो फिर कहाँ से कर्म होगा? फिर ये कर्म नहीं है। तो इसलिए एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वाह, वेरी गुड। जो भी कमेंट कर रहे हैं नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। कर्म नहीं है, समझ में आप लोगों को इसका मतलब आ गया है। चलिए, अब आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है समास। बहुत, अरे कुछ नहीं, आसान है, आसान है। चलिए पहले कहानी सुन लें। कहानी के नाम से तो आप लोगों के एकदम चेहरे खिल उठते हैं। हाँ ठीक है, कर्म, कर्म नहीं है, वेरी गुड। कहानी के नाम से आप लोगों को अगर देखा जाए ना तो मतलब एकदम मज़ा आ जाता है। कहानी सुनना है? नहीं सुनना है? चलिए पढ़िए तब। नहीं सुनना है किसी को? सुनना है सर। नहीं, कहाँ बोल रहे हैं? फिर बोलेंगे सर। कहाँ? कोई तो बता नहीं रहे। सर कहानी, हमने तो वही लोग सुनेंगे हम तो। कहानी सुनना है, कहानी नहीं सुनने हैं। सुना है? चलिए कहानी सुना देते हैं। आज मैं 2 कहानियाँ सुनाता हूँ, ठीक है। कल वाली नहीं, कल एक ही कहानी थोड़ी सुननी। नहीं कहानी सुनिए ना, ठीक है, सुना देता हूँ। चलिए सुनिए। एक बार की बात है ना। समास को ऊपर से ये समास पढ़ने से पहले ये चीज़ देख लीजिए, है ना, कि मतलब कहानी वाला पे आ जाते हैं। सबसे पहले एक बार की बात है। हाँ, मोटिवेशनल, वाह, गुड। सुनिए, अब ध्यानपूर्वक कहानी सुनिए। एक बार की बात है, बहुत सारे छात्र बैठे हुए थे और गुरुजी क्लास ले रहे थे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार की बात है, बहुत सारे छात्र बैठे हुए थे, छात्र छात्रा, और गुरुजी पढ़ा रहे थे। तो कुछ दूरी पे ना लास्ट में कॉर्नर में एक बोरी रखी हुई थी बड़ी सी। अब बच्चे होंगे 10-12 साल के, 12 साल, 13 साल, 10 साल, 8 साल, ऐसा करके होंगे, है ना। तो गुरुजी ने कहा कि उस कॉर्नर में एक बोरी रखी हुई है। नहीं, गुरुजी ने सबसे पहले ये कहा कि बच्चों, मैं जो बोलूँ वो कौन कौन कर सकता है। तो लगभग विद्यार्थी ने हाथ खड़े कर दिए।
लगभग विद्यार्थी ने हाथ खड़े किए कि मैं कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आज मैं एक कठिन काम दूंगा, कौन कौन करेगा? तो अब आधा बच्चों के हाथ डाउन हो गए। तो गुरुजी ने अंततः बोला, छात्रों ने उत्सुकता के साथ पूछा कि गुरुजी काम क्या है एक्चुअली? तो बोले कि ठीक है, आज मैं एक थोड़ा टफ काम देने वाला हूँ। उस कॉर्नर में एक बोरी रखी हुई है, उस बोरी को उठाना है। गुरुजी ने इतना ही कहा कि उस कोने में एक बोरी रखी हुई है, उस बोरी को उठा के मेरे पास ले आना है, जो कि लगभग 20-30 मीटर की दूरी पर है। आमतौर पे क्लास ज़्यादा दूरी तो नहीं होती, 10-20 मीटर होती है ना। अब गुरुजी पूछे कि कौन कौन उठा सकता है? सारे बच्चे के हाथ डाउन थे, उसमें एक पीछे बच्चा बैठा हुआ था, कुछ पीछे, उसने हाथ खड़े किए। बिल्कुल दबा कुचला सा बच्चा था बेचारा, गरीब परिवार से संबंधित था, बिलोंग करता था, उसने उठाया। गुरुजी आश्चर्यचकित होकर देखे उस बच्चे को, बोले कि तुम्हारी जो हाइट है या तुम्हारा जो वेट है या जो तुम्हारा साइज है, उससे बड़ी बोरी है, कैसे उठा लोगे? कहीं दब के मर गए तो? बच्चा बोला कि गुरुजी, ये आपने बोला कि दब के मर जाओगे, आपने मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया, मैं उस बोरी को पक्का उठा लूँगा। अब तो गुरुजी की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर बाद आश्चर्य करने वाली जो सीन आई सामने, वो ये कि बच्चा बोरी को उठा के यहाँ ले आया। उस बोरी में भूसी भरा हुआ था, यूँ समझ लीजिए कि रुई भरा हुआ था, और गुरुजी पूरे छात्रों का टेस्ट ले रहे थे। तो उस छात्र को गुरुजी ने सीने से लगाया और बोला कि तुम आगे चल के कुछ ना कुछ बनोगे। बाद में वो एक बहुत बड़े विद्वान बने, है ना, उनका नाम मुझे अभी तो याद नहीं, लेकिन कहा यह गया है कि आप सबसे पहले मन में ठानिए। जैसे गुरुजी ने क्या किया, बच्चों को सबसे पहले थोड़ा सा भयभीत करने का प्रयास जरूर किया, भयभीत किया नहीं, मतलब एक माहौल बना दिया कि आप देखिए, चीज़ों को समझिए। अब कोई भी आदमी देखेगा आप ही के सामने, अगर मैं 12 फीट हाइट की बोरी रख दूं और बोलूँ उठा लीजिए, तो आप तो पहले बोरी देख के ही डर जाएंगे। पहले जाइए तो सही, बोरी में लोहा है, सोना है, रुई है, क्या पता क्या है, नहीं पता ना। तो पहले यूपीपीएससी का एग्ज़ाम तो देने जाइए, डरिए मत, मन में हौसला तो रखिए। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, तैयारी कर रहे हैं, तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर डरिए मत। हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है कि हम इंसान हैं, सामाजिक मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा है, तो थोड़ा सा डर आता है, थोड़ा सा डर रखिए, लेकिन इतना भी मत डर जाइए कि मतलब डरा दे कोई भी आके। सीधे कहिए ना कि क्या दिक्कत है, चल के देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में जब भी कोई काम करते हैं आप ईमानदारी से या फिर मेहनत करते हुए, तो फिर आपको दो ही चीज़ मिलती है, या तो सफलता या तो सफलता, असफलता नहीं ना, या तो अनुभव मिलेगा आपको, उस काम से आपको अनुभव मिलेगा। तो बस यही सोच के साथ काम करने हैं, हौसला रखना है ना। तो एक कहानी तो हो गई ख़त्म, अब दूसरी कोई कहानी नहीं है आज, इसलिए क्योंकि कहानी नहीं कहना है, केवल पढ़ना है, क्योंकि समास मुझे आज पूरा समझाना है। तो पहले आपको एनर्जेटिक कर रहा था, क्योंकि आप, हाँ, सीख, ठीक है, वेरी गुड, सीख या फिर जो भी कहिए आप, है ना। चलिए, तो समास पढ़ने से पहले 2-4 बातों को समझ लीजिए। नाइस स्टोरी, वाह, कल सुना देंगे 2 कहानी, टेंशन मत लीजिए। समास में थोड़ा फोकस रखिए, क्योंकि समास में अव्यय भी पढ़ना है, तो अव्यय को पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा धीरज रखिए। कल कहानी कहेंगे, जरूर कहेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है फेस कीजिए, ठीक है, जिस भी चीज़ से डर लगता है। चलिए कहानी सुना देते हैं, बहुत आप लोग का मन अगर नहीं भर रहा है तो सुना देते हैं। सुनाओ कहानी, अब तो चेहरे खिल उठे होंगे। एक बार की बात है, जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, उसके पूर्व कुरुक्षेत्र किसके किसके बीच हुआ था? कौरव पांडव ना। तो 2 पक्ष थे उसमें, पांडव पक्ष और कौरव पक्ष। कौरवों की सेना सैकड़ों में थी, मतलब कौरव सैकड़ों में थे, सेना तो बहुत दूर की बात, सेना तो बहुत थे। और पांडव थे 5, जिसमें एक थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब पता है क्या होता है? जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर।
उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। तो चलिए, ये तो कहानी सबको पता है कि द्रौपदी को हारे, है ना, पांडव भाई, युद्ध की एक पृष्ठभूमि बन गई, युद्ध होने लगे। कृष्ण जी कौन थे? द्रौपदी के भाई थे और अर्जुन के सखा थे। कृष्ण जी सो रहे थे, दुर्योधन और अर्जुन पहुंचे उनके घर पे। सो रहे थे तो अर्जुन सिर की तरफ बैठ गए और दुर्योधन पैर की तरफ बैठ गए। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण का नींद खुला, उठ गए। अब उठने के बाद सबसे पहले वो किसको देखेंगे? सबसे पहले दुर्योधन को, क्योंकि वो पांव तरफ थे। आप उठते हैं ऐसे, मान लीजिए सोए, उठेंगे तो किसी सामने देखेंगे ना, ऐसे थोड़े पीछे, थोड़े जान रहे हैं कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, तो वो देखिए उनको, हाँ दुर्योधन क्या हालचाल, आप कैसे आना हुआ आपका, है ना। तो दुर्योधन से पूछने लगे। दुर्योधन बोला कि महाराज मेरी एक मदद कर दो आप। कृष्ण जी ने बोला बोलिए, आपके पास जितनी सेनाएं हैं ना वो मुझे दे दीजिए। आपको पता है ना कि जरासंध से लड़ाई होती थी तो भाग जाते थे कृष्ण जी मथुरा, भागते थे ना, खैर कोई बात नहीं। तो कृष्ण जी के पास सेनाएं थी, उन्होंने मांगा। तब तक अर्जुन नाराज हो गए, आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, मैं आपका सखा हूं। अरे अर्जुन तुम भी यहाँ हो? अरे यार मुझे क्या पता कि तुम सर की तरफ बैठे हुए हो, मैं सो रहा था, कैसे देखूं? तुमने, मुझे भी हेल्प चाहिए। बोले तुम भी मांग लो। दुर्योधन को बोले तथास्तु, आपको मेरी सेनाएं मिल जाएंगी। दुर्योधन बोला कि इतनी बड़ी सेनाएं मैं रखूंगा कि पांडव को ऐसे ही मसल के निकल जाऊंगा। उसका ये चाल था। अर्जुन बोले कि महाराज सेना तो मेरे पास मान लीजिए कर ही लूंगा मैं जुगाड़, आप एक काम कीजिए, मेरे सारथी बन जाइए। कृष्ण कौन थे? भगवान का रूप थे ना, ठीक है, भगवान का रूप थे ना। उल्टा हो गया, कृष्ण के सिर के पास दुर्योधन। नहीं, मैंने सुना है यही, उल्टा हो सकता है कि मैंने सुन रखा हो। अर्जुन जो है ना कृष्ण भगवान के पैर में रहता, तो दुर्योधन बोलते हैं कि मैं पहले आया था, तो मेरी, ठीक है मान लिया जाए, इस बात को मान लेता हूं, मैंने भी बुजुर्गों से ये कहानी सुन रखी है तो मुझे यही याद है। ठीक है, मान लिया मैं अपनी गलती भाई, कि हो सकता है ऐसा कि चेंजिंग हो जाए कि पैर के पास कोई बैठा हो, सिर के पास कोई बैठा हो, जो भी हो, बट बात ये हुई थी। खैर आगे सुनिए, अभी आगे तो सुनिए। तो फिर दुर्योधन को सैनिक देके वो भेज देते हैं, सैनिक उसको मिल जाते हैं पूरी, और अर्जुन बोलते हैं कि आप मेरे सारथी बन जाओ, तुम तो यार मेरे मित्र हो, सारथी बन जाओ। अर्जुन ने सेना का डिमांड क्यों नहीं किया? क्योंकि अर्जुन ये भली भांति जानते थे कि जिसके साथ कृष्ण होगा वही विजयी होगा। तो एक बात हमेशा लाइफ में ये याद रखिएगा, है ना, जब भी आपके पास कोई एक अच्छा गाइडर या अच्छा टीचर हो तो फिर आप लाइफ में कभी हार ही नहीं सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। बशर्ते उस गाइडर का कद्र करना सीखिएगा। अगर लाइफ में जिसका कोई एक अच्छा गाइडर हो तो फिर वो कभी नहीं हार सकता। संप्रेषण का मतलब होता है एक बातचीत का क्रम। संप्रेषण मतलब एक चीज भेजना बोलते हैं संप्रेषण को। जैसे मैंने अपनी बात को भेजा, वो संप्रेषण कहलाएगा। इसकी और भी डिफिनेशन, चलिए स्टोरी हो गई खत्म। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? समास। तो समास कठिन है या आसान है? बताइए जरा, एक बार कमेंट कीजिए फटाफट, समास कठिन है या आसान है? बहुत आसान नहीं बना देना है तो खड़ा कर देंगे फिर हम। चलिए आते हैं यहाँ पे समास। कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है, समास का मतलब होता है, समास का मतलब हाँ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का मतलब मैंने वही बोला कि मैं अपनी बात को आपके तक पहुंचाऊंगा। हाँ वेरी गुड, इजी है। अब देखिए कैसे आपके दिमाग में डालता हूं समास। कहीं कुछ नहीं है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग में नहीं लगाना है, बस यहाँ कंसंट्रेट करना है दिमाग को। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को निकाल के बनाइए, कोई डाउट हो तो यहाँ पूछ लीजिए। चलिए, समास का अर्थ है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा कर देना, ठीक है, चीज़ों को छोटा कर देना। अब ये पूछा जाता है कभी कभी कि समास का अर्थ क्या है। दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? कारक के होते हैं 8 भेद होते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब विभक्ति चिन्ह हैं जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ। ने,
को, से, ये सब क्या है? विभक्ति चिन्ह। तो दो या अधिक शब्दों का आपस अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। यानी समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। जब ये दो या अनेक पद आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो समास का निर्माण होता है, यानी एक सार्थक शब्द बन जाता है। समास का मेन जो काम है, मेन जो लक्ष्य है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर देना। जैसे मैं बोलूं राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ठीक है। चलिए, जिन शब्दों का समास होता है उनके योग से एक नया शब्द बन जाता है। ऐसे शब्दों को समस्त पद या सामसिक पद कहा जाता है। अब देखिए, सामसिक पद या समस्त पद यहां पे लिखा हुआ है, लंबा है उदर जिसका, यानी लंबोदर। लंबोदर को बोलेंगे हम समस्त या सामसिक पद यानी कंपाउंडिंग। और ये क्या है? डिसकंपाउंडिंग यानी समास विग्रह। इसको हम क्या बोलेंगे? एक बार दिखा देता हूं मैं यहां फटाफट। इसको क्या बोलेंगे हम? लंबा है जिसका उदर, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम समास विग्रह। विग्रह किए ना, विग्रह मतलब अलग करना। विग्रह मतलब नहीं बोलते हैं कि विग्रह करा देंगे, मतलब घर में झगड़ा करा देंगे। दो महिलाएं अगर लड़ रही हों और तीसरी महिला कहीं पहुंच गई तो पक्का विग्रह होना है ना। तो ये है विग्रह, मतलब अलग अलग कर देना। लंबोदर क्या है? समस्त पद। समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। समास में दो पद, यानी दो पदों को जब मिला देंगे, दो पदों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? समस्त पद। लंबा और उदर, ये है पद। एक पद लंबा और दूसरा पद उदर, यानी लंबा है उदर जिसका लंबोदर, यानी एक पद ये है और एक पद ये है, दोनों पदों को मिला दिए तो लंबोदर बन गया। उसी तरह राजा पुत्र, राजपुत्र को बोलेंगे राजा का पुत्र। एक पद तो ये है, पूर्व पद, उत्तर पद ये है। अब मैं यहां कहूं देवपुत्र, देवता का पुत्र, तो देवता प्रथम पद यानी पूर्व पद, और ये बाद का पद यानी उत्तर पद कहलाएगा, तो राजपुत्र होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, समस्त पद सामसिक पद या समास कहेंगे हम जब शब्द आपस में जुड़ जाएं, उसको जब हम अलग अलग विभक्ति चिन्हों के साथ अलग अलग कर दें तो वो क्या बन जाएगा? समास विग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संधि और समास में क्या फर्क है वो ध्यान दीजिए एक मिनट। संधि और समास में क्या फर्क है? संधि में दो वर्णों का योग होता है, दो वर्णों का योग होगा संधि में। जैसे हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, यहां दो वर्णों का योग होता है। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में दो पदों का योग होता है जैसा मैंने अभी दिखाया, जबकि समास का विग्रह होता है। इसको हम विच्छेद नहीं कहेंगे, विग्रह कहेंगे। ठीक, चलिए ये एक फर्क बता दिए। अब समास विग्रह यानी डिसकंपाउंडिंग, समस्त पदों के खंड करके उन्हें अलग अलग दर्शाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। विग्रह करने पर एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद मैंने बता दिया है। सेनापति समस्त पद है और सेना पूर्व पद, पति उत्तर पद यानी बाद का पद, ये आपको अभी मैंने बता दिया। इसको अगर तोड़ेंगे तो सेना का पति, सेनापति। ठीक है, आजन्म यह है समस्त पद। विग्रह जन्म से लेकर, यानी आजन पूर्व पद हो तो जन्म से लेकर, हाँ, तो इसमें आ जो होगा पूर्व पद और जन्म जो होगा उत्तर पद होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं, डाउट मत रखिएगा। कोई 4 कोई 5 पढ़ता है मत पढ़िएगा, 6 तो 6 ही होते हैं, है ना। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये होता है 6 भेद। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, देखिए, पहला अव्ययी भाव समास में पूर्व पद मतलब पहला वाला हेड होगा, प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास में उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होगा। द्विगु में उत्तर पद। अब देखिए, द्वंद्व लिखा हुआ है, द्वंद्व, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, तो दोनों पद प्रधान होगा। बस दोनों एक जैसा दिख रहा है ना। द्वंद्व, द्वंद्व ही एक ऐसा वर्ड होगा पूरे समास के भेद में जो दोनों एक जैसा दिखेगा। द्वंद्व देखिए, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है तो दोनों पद प्रधान हो गया। ठीक, बताऊंगा उसका एग्जाम्पल। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। समास के 5 भेद। छठा भेद अब बहुव्रीहि समास होगा। छठा देखिए, बहुव्रीहि समास, यानी इसका कोई एक विशेष अर्थ निकलेगा, यानी विशेष अर्थ प्रधान होगा।
अभी मैं एक एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय कहते हैं अविकारी शब्दों को। कल ही मैंने बताया है। देखिए आप लोग रिवीजन क्यों नहीं करते हैं, पहले ये बताइए। मना कौन किया है लेने को, ये बताइए। तो ले लीजिए ना, वो कौन सा दिखाया था आपने, देखें। हाँ, आदित्य पब्लिकेशन का ले लीजिए आप, अच्छी बुक है, ले लीजिए, उसका नया एडिशन आया है। ये सबसे बेटर है यूपी के लिए, यूपी पीएससी या यूपी के एग्जाम्स के लिए, आरओ के लिए सबसे बेटर बुक है। इसलिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और बुक क्यों पढ़ते हैं आप ये बताइए। लेक्चर देख लीजिए ना, आप क्यों याद करें क्या जरूरत है, लेक्चर देखिए फिर आप। हम लोगों को ये मिलता ही नहीं मिलता तो कम से कम यहाँ बैठते हैं, यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा दिमाग में रहता है, वो चीज़ को एक बार रिपीट कर लिया कीजिए, रिवीजन कर लिया कीजिए। और बुक ले लीजिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ वो बुक ले लीजिए। और आप लोग थोड़ा लाइव वाले भी अच्छे से पढ़िए। मुझे थोड़ा ये बहुत ख़राब लगता है कि आप लोग ठीक से थोड़ा जो जवाब देते हैं, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मैं हकीकत बताऊँ, बहुत मज़ा आता है उनके साथ। थोड़ा जवाब दीजिए ताकि मुझे भी एक एनर्जी मिले कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, मेरी जो मेहनत है वो सार्थक दिख रही है। थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए ना, आपका रिजल्ट होगा उस दिन, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे भी होगा कि चलो कम से कम आपने रिजल्ट लाया है ना। जिस समास का पहला पद अव्यय, अव्यय को क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने होते हैं बताइए? अव्यय के कितने भेद? अब ये कहिएगा कि सर पढ़ाया नहीं आपने, 4 भेद। लाइए तो बुक दिखा दी इनको, बुक दे दीजिए, इनको दिखा देता हूं मैं। लाइए पढ़ाइए। देख लीजिए, एक बुक ये खरीद सकते हैं आप, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन। ये थोड़ा अब चौड़ा में आने लगा, इसका एडिशन नया आ गया है, आप नया वाला ले लीजिएगा। ओके, चलिए थोड़ा पढ़िए ध्यानपूर्वक। जिस समास का पहला, पूरा व्याकरण अच्छी तरह से नहीं दिया, उसमें सारा कुछ है, कैसे कहते हैं कि नहीं है, उसमें सब कुछ है। हाँ, किसी का भी तो उससे क्या है, व्याकरण चेंज होता है क्या झारखंड में? व्याकरण बिहार में चेंज हो जाए, झारखंड में चेंज हो जाए, यूपी में चेंज हो, तब तो फिर हो गया कल्याण। कहीं चेंज नहीं होता, व्याकरण वही रहता है। जिस समास का पहला पद, ध्यान दीजिए इधर, अव्यय हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में प्रति जोड़ दिन। अब मैं दिखाता हूं इस समास की विशेषताएं, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अव्ययी भाव समास के जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा, पहला पद अव्यय होता है। अव्यय को हम क्या बोलते हैं मैंने बताया भी है, आप लोग बस ध्यान नहीं देते हैं, और कुछ कोई बात नहीं है। अव्यय को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम इनका है अविकारी शब्द। शब्द रचना पढ़ाए ना आप लोगों को, ये बताइए। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं कि नहीं होते हैं बताइए? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये मैंने नहीं पढ़ाया, डिटेलिंग नहीं किया, लेकिन ये तो बताया ना इतना, तो कम से कम इतनी बातों को तो याद रखा कीजिए ना आप लोग। शब्दों की आवृत्ति भी होती है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ। एक ही शब्द 2 बार आ सकता है, जैसे घर घर। ओके, आ गया ये। अब हम लोग आते हैं अव्यय या अविकारी शब्द पे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी था। ये छोड़ भी दिया था मैंने कि आपको बाद में पढ़ा दूंगा। विशेषण, जैसे अभी आप लोग इसके पूर्व में क्या पढ़े? विकारी शब्द के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये पढ़ लिया चारों। अब क्या पढ़ रहे हैं? अविकारी, ये सॉरी हाँ, अव्यय या अविकारी शब्द। पहले आपने पढ़ा विकारी शब्द के 4 भेद, अब पढ़ेंगे आप अव्यय या अविकारी शब्द के 4 भेद। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये तो अव्ययी भाव ही है ना, इसको समझना होगा ना, तो इसलिए भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे जब, तब, कब, क्यों, किधर आदि, इनको हम क्या बोलेंगे? अव्यय या अविकारी शब्द। अभी इसके भेद दिखाता हूं मैं एक एक। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, आपको अच्छे से समझा दूं। जैसे तुम कब आओगे, ध्यान दीजिएगा, तुम कब आओगे। कोई दिक्कत नहीं है, कब का यूज किया, यहां से किया ना, ये अव्यय है। अब मैं लिंग, वचन, कारक सब चेंज कर दे रहा हूं। लिंग, ये तुम कब आओगे, ठीक है। अब तुम कब आओगी, कभी रहेगा, ठीक। चलिए, तुम के जगह मैं तुम लोग कर देता हूं, वचन चेंज किया। पहले ये एक वचन में था तुम, ये बहुवचन। तुम लोग कब का, कबे आओगी या कबो आओगी तो नहीं होगा,
तुम लोग कब आओगे, यही होगा ना। तो ये कब तो चेंज नहीं हो रहा है ना, किसी भी कारण से चेंज नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय के 4 विध होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, जिससे क्रिया की विशेषता जानी जाए, मतलब क्रिया की जो विशेषता बताए। वह धीरे धीरे खाता है, खाता कैसे है, तो धीरे धीरे। वह तेज दौड़ता है, दौड़ता कैसे है, तेज। तो बस आप क्रिया के साथ कैसे वर्ड लगाइएगा, कैसे, तो क्रिया विशेषण समझ में आ जाएगा। यानी क्रिया की विशेषता क्या है, तेज, पढ़ने में तेज है, तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण। एक मिनट, क्रिया, इसमें क्रिया कहाँ है, राम पढ़ने में तेज, इसमें क्रिया है ही नहीं, की है, तो क्रिया विशेषण कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। सर पढ़ने में तो विशेषता बता रहा। अच्छा सॉरी, एक मिनट सॉरी, हाँ, है। देखिए जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, वह धीरे धीरे खाता है, खाना क्रिया है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे। पढ़ना क्रिया है, तो कैसे पढ़ता है, तो तेजी से पढ़ता है, या तेज है ना। तो ये है आपका क्रिया विशेषण, ये याद हो गया। अब आते हैं अगले पे, सब आपको रट लेने हैं। अगला है संबंध बोधक। क्रिया विशेषण समझ में आ गया, मैं एक बार पहले भी समझाया हूँ क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, है ना। चलिए, प्रीपोजिशन इसी को बोलते हैं, जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक। राम सोचता रहा, राम रात भर सोचता रहा, यहाँ भर जो है वो संबंध बोधक है। यहाँ राम रात में सोचता रहा, रात में अगर रहता तो कोई दिक्कत नहीं, रात में सोच रहा है बेचारा, लेकिन रात भर ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। वह मेरे घर के निकट रहता है, इसमें बताइए कौन सा है, निकट। रहना और घर के बीच में क्या कर रहा है, निकट। तो देखिए संबंध बोधक, प्रमुख महत्वपूर्ण संबंध बोधक शब्द जो है इनको याद कभी कर लेने हैं। पीछे, पूर्व, पास, निकट, आसपास, द्वारा, कारण, बदले, जगह, तक, भर, विपरीत, आग नहीं होगा यहाँ पे, आगे होगा, आगे, सामने। यहाँ पे क्या होगा, आगे या सामने, ये भी याद रखिएगा। आगे है ना, आगे होगा, आगे और सामने। ये है आपके कौन, संबंध बोधक। अब आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय पर। अव्यय के 4 भेद के तीसरे पार्ट में, 2 शब्दों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अधिकारी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे 2 शब्दों को जोड़ेगा, देखिएगा कैसे, श्याम गया और मैं आया, तो यहाँ पे बीच में क्या जोड़ रहा है, और क्या जोड़ा, और दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहीं पे था ना, राम आया, श्याम गया, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, और। तो और कौन सा सब, और सब जो होगा वो कौन सा होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। वह स्कूल गया, एक तो है, और घर नहीं आया। वह स्कूल गया, घर नहीं आया, लेकिन जोड़ कौन रहा है, लेकिन वर्ड। तो ये कौन, लेकिन वर्ड जो क्या होगा, वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। लेकिन जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। अब आते हैं समुच्चय बोधक शब्द। यहाँ शब्द लिखे हुए हैं, और, तथा, एवं। मैं और आप जा रहे हैं, जोड़ दिया एक दूसरे को, है ना। एवं, वह, कभी कभी एवं की जगह वह भी होता है। राम व श्याम जा रहे थे, ऐसा वो देखा है ना आपने। या, अथवा, किंतु, बल्कि, परंतु, लेकिन, वरन, मगर, जो, इसलिए, क्योंकि, चूंकि, की, कारण इत्यादि, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक शब्द हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। इस अव्यय से घृणा, शोक, दुख, हर्ष, ये सब मनोभाव दिखेगा आपको। जैसे सावधान, ऐसा बोलते हैं सावधान, तो विस्मयादि सूचक चिन्ह यहाँ पे लगाना है। आगे ठोकर है, पूर्ण विराम। शाबाश, तुम पास हो गए। आहा, कितना मनोरम दृश्य है, कहते हैं ना। अरे देखिए एक्सप्रेशन देखिए, अरे आप यहीं हो, ऐसा भी बोला जाता है। हे भगवान, मर गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो कई ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद, जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, इनके बाद हमेशा विस्मयादि सूचक चिन्ह जरूर लगाइएगा, तभी ये वाक्य सफल होगा, नहीं तो असफल मत कर दीजिएगा। सॉरी। विस्मयादि बोधक शब्द यहाँ पे दिखाए भी गए हैं, देखिए। अरे, ओह, ए, आह,
हे राम, बाप रे, इतनी भीड़ थी ट्रेन में। कई बार ऐसा आमतौर पे बोला जाता है ना, बाप रे, इतना हार्ड क्वेश्चन तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। ऐसा भी आप एग्जाम हॉल से निकल के चुप, तो शट अप, चुप। तो चुप क्या है? एक तरह का भाव ही है। जी, हाँ जी, या जी हाँ, हाँ ठीक, होशियार, हेलो इत्यादि शब्द क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। अव्ययी भाव समास में अब हम आते हैं। अव्यय के 4 भेद, ठीक है। हाँ, सुनो जी, ये तो बड़ा प्यारा शब्द है, सुनो जी। अजी सुनती हो, रामू की मम्मी सुनती हो, ये आमतौर पे सुना है ना आपने। अजी भी वर्ड है विश्वनाथ, अजी सुनती हो। खैर चलिए, पहचान इसका क्या है? ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास का पहचान ये हमेशा याद रखिएगा। आ लगा रहेगा, अनु लगा रहेगा, यथा, प्रति, भर, नीर, उप, ब, अधि, यावत वगैरह वगैरह वर्ड लगेंगे। हर आदि इस समास का पहला पद माना जाता है, पद होता है। अब ये प्रश्न बार बार पूछेगा एग्जाम्स में, सॉरी। यथा जोड़ शक्ति बराबर यथाशक्ति, यानी इसका विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। अब इसी को कहेंगे हम यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार, है ना। नहीं बोलते कि यथा भक्ति, जितना दान देने हो दे दीजिए, यथा भक्ति बोला जाता है ना। हाँ, तो शक्ति के अनुसार। आजन्म यानी आजन्म, जन्म से लेकर, इसका विग्रह कैसे करेंगे? जन्म से लेकर। अब एक सवाल ये उठता है, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि समास में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। पहला तो पूछेगा कि समास का अर्थ क्या होता है, ये पूछ दिया जाता है। दूसरा पूछ दिया जाता है समास के भेद कितने हैं। तीसरा आपसे ये पूछ देगा कि बताइए, तीसरा ये पूछ देगा कि बताइए आप, जैसे मान लिया जाए कोई एक शब्द दे दिया, जैसे मान लीजिए यथाशक्ति दे दिया, ये किस समास का उदाहरण है? या कभी ऐसा दे दिया आपको कि महापुरुष का संधि विच्छेद, समास विग्रह करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन समास विग्रह सही करता है? तो आमतौर पे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और समास में सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी के नहीं पूछे गए, बाकी के भी पूछे गए हैं। तो समास में पूछने का क्वेश्चन का तरीका यही होता है इनका। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण होता है, मतलब छिपा हुआ, और उत्तर पद या बाद का पद प्रधान हो, तत्पुरुष। अच्छा एक बात बताइए, ये प्रधान बार बार कहता है कि इसका पद प्रधान हो, उसका पद प्रधान हो, समझ में आ रहा है ना? एक बार समझा देता हूँ मैं, समझा देता हूँ। प्रधान मतलब क्या होता है? प्रधान मतलब होता है हेड। किसी के साथ जोड़ दीजिए, वो वाक्य बन जाएगा। जैसे मैंने बोला यथा, तो इसका पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद, पहला पद इसका प्रधान है, बाद का पद प्रधान नहीं है अव्ययी भाव में। तो यथा के साथ कोई भी जोड़ दीजिए, यथा शक्ति, यथा भक्ति, और कुछ भी बना लीजिए। तथा नहीं, यथा ही है ना। आज जन्म, आमरण, यहाँ पे कोई भी चीज़ रख दीजिए। चेंज किस में कर रहे हैं हम? इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसके अनुसार काम होगा, इसके अनुसार, तो उसी को बोलते हैं प्रधान। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद या बाद का पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त रहता है। इसी के आधार पर तत्पुरुष के होते हैं 6 भेद, है ना। अब हो गया तत्पुरुष के भी 6 भेद। दो कौन कौन नहीं होते हैं? कारक के कुल होते हैं 8 भेद। तो पहला होता है, नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, मैं इसको स्किप कर दूं। वो तो कारक में पढ़ने हैं आपको ना। खैर चलिए, कारक भी यहाँ पे डिटेल ले लेते हैं, कोई नहीं। ये हटा दूं इसको, फिर एक बार देख लीजिए, कारक भी दिखा देता हूँ यही। अब पूछेगा जैसे तत्पुरुष समास के बारे में पूछेगा, या फिर इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है, जैसे तत्पुरुष नाम क्या पेपर तुम्हें बनाना नहीं पूछता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अच्छा ध्यान दीजिए इधर। कोई बात नहीं, देख लीजिए, बहुत लेट नहीं होगा, 5 मिनट लगेंगे इसमें। पढ़ा दीजिए सब, पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनको लगता है सब पोस्ट ग्रेजुएट। नहीं, ऐसा नहीं बोलना किसी के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, कारक के होते हैं 8 भेद, ठीक। इसमें पहला वाला छोड़ दीजिए और लास्ट वाला छोड़ दीजिए, बाकी के बीच के जो 6 भेद होते हैं वही आते हैं।
ठीक। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। मैं एक बार आपको मतलब मौखिक बता देता हूँ। कारक, कारक क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित कराने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, संज्ञा या सर्वनाम या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण, रावण और राम के बीच ने आया, कारक चिन्ह है। मारा के बीच में को आया, तो वो कारक चिन्ह है। ठीक है, कारक समझ में आ गया। कारक के होते हैं टोटली 8 भेद। कर्ता, उसका विराम, उसका जो विभक्ति या जो चिन्ह है वो है ने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो, अरे अजी, अजी सुनते हो, यही आता है अजी सुनते हो संबोधन में, यानी संबोधित कर रही है मैडम किसको? अपने पति को। अजी सुनते हो, आज मेरी सामान नहीं आई तो घर में मत आना। सुप्रीम कोर्ट तो वही है, मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। शादी हो चुकी है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मजाक कम कीजिए। कर्म तत्पुरुष, यहाँ ध्यान दीजिए। अब कारक के मैंने 8 भेद बताए। 8 भेद में 2 जगह तो बड़ा गड़बड़ होता है। एक जगह करण से, एक जगह अपदान से। दोनों में फर्क क्या है अभी मैं यहाँ बता दूंगा क्या फर्क है, यही बताऊंगा। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। जो को चिन्ह है, कर्म का चिन्ह क्या है? को है ना। मतदाता, मत को देने वाला, मत को देने वाला, तो मतदाता, यहां कौन सा चिन्ह लुप्त हो रहा है? को। मतदान, मतदाता। ठीक है, तो इसको कर्म तत्पुरुष कहेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि मतदाता किस समास का उदाहरण है, तो क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष में पूछेगा कौन सा, तो ये चिन्ह याद रखिएगा जो मैंने 8 अभी बताए। कर्ता ने कर्म को, ये खाली चिन्ह याद रहेगा, आप बना लीजिएगा उसको। दूसरा है करण तत्पुरुष। अब यहीं पे देखना है आपको, करण तत्पुरुष, ये यहाँ पे दिखाता हूँ आपको दोनों में फर्क। करण तत्पुरुष में ध्यान दीजिएगा, करण का चिन्ह क्या होता है? करण का चिन्ह मैंने क्या बताया? करण का चिन्ह क्या बताया था? से। देखिए से का, इस से चिन्ह का जो जहां पे मतलब इस से चिन्ह का यूज साधन या माध्यम के रूप में होता है। साधन या माध्यम के रूप में। अगर मैं ये बोलूं इससे और इससे में क्या फर्क है? अपदान का भी चिन्ह होता है से, इस से में होता है आपका। पहले तो इसको बता दूं, जैसे मैं बोलूं अगर कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, कलम से लिखता हूं, ठीक है ना। एक तो ये। दूसरा अगर मैं कहता हूं, दूसरा अगर मैं कहूं ये कि वे लोग प्लेन से आते हैं, एरोप्लेन। प्लेन मैं सिंपली लिख रहा हूँ इंग्लिश वर्ड, वैसे वायुयान लिखना चाहिए। चलिए भाई हिंदी पढ़ रहे हैं, वायुयान ही लिख देता हूँ। वे लोग वायुयान से आते हैं, वायुयान से आते हैं, या आ रहे हैं, कुछ भी लिख दीजिए, आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे विभक्ति चिन्ह जो लगा है से, यहाँ भी ऊपर में से लगा हुआ है, दोनों जगह से लगा हुआ है ना। अब आपको समझाते हैं। से का मतलब होता है साधन या माध्यम। मेरे लिखने का माध्यम क्या है? कलम। उनके आने का माध्यम क्या है? वायुयान। तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी करण कारक का से आएगा, समझिएगा कि आपके बॉडी उस चीज के टच में रहेगी। मैं लिखता हूं कलम से, बॉडी जरूर टच में रहेगी। ऐसा नहीं कि कलम कहीं दूर है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, जरूर टच में रहेगी। प्लेन से आने का मतलब प्लेन के टच में है आप, तो जब टच में होंगे तभी वो करण कारक। सिंपली पकड़ लीजिएगा आप। पहला तो ये फंडा बता दिया। अब आते हैं अपदान वाले में से। अपदान से मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब जन्म, अलगाव या कोई स्रोत। स्रोत मतलब कि निकलने वगैरह का साधन या माध्यम। उत्पत्ति, अलगाव या कोई स्रोत ले लीजिए। स्रोत हटा दीजिए, नहीं तो आप फिर वहाँ फंसेंगे। स्रोत वर्ड हटा दीजिए फिलहाल के लिए। उत्पत्ति या अलगाव या बिछड़ाव। ठीक। हिमालय से गंगा निकलती है, सिंपल में लेता हूँ। अभी गंगा का डिफिनेशन करेंगे तो गंगा हिमालय से थोड़ी निकलती है, वो तो कहाँ कहाँ से निकलती है, 2 जलधाराएँ होती है ना। खैर वो अलग बात है। तो हिमालय से गंगा
निकलती है, उसका बिछड़ाव होता है उस नदी का। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मान लिया जाए ये पेड़ है और ये पत्ता है, सपोज एक पल के लिए मान लिया जाए, यहाँ पे देख लीजिए यह है पेड़ और यह है पत्ता, अभी तो जुड़े हुए हैं लेकिन इनको गिराते हैं, देखिएगा लगाओ, दोनों में टचमेंट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को छुए नहीं रहेंगे, हट जाएंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिर गए ना, दोनों में अलग अलग। बिल्ली छत से कूदी, छत मान लीजिए यही बिल्ली है यहाँ बैठी हुई ऐसे, और यह छत से कूदी, तो दोनों में क्या हो गया, गैप हो गया, इसी को बोलते हैं अपदान का से। पहचानने का तरीका मैं बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो करण तत्पुरुष में क्या है, से का लोप होगा, यानी जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, ठीक। उसका विग्रह क्या होगा, जन्म से उत्पन्न। संप्रदान में आइए, संप्रदान में मैंने क्या बताया था, को या के लिए, को या के लिए। अब यहां भी एक को वर्ड आ रहा है और कर में भी आता है को, तो यहां जो को आएगा किसी को देने लेने के क्रम में आएगा, और वहां देने लेने के क्रम में नहीं आएगा। जैसे मैंने आपके लिए सेव लाया, या मैंने आपको कमीज दी, तो यहां मैंने आपको कमीज दी संप्रदान तत्पुरुष होगा, मतलब संप्रदान कारक होगा, मैंने आपको कमीज दी। लेकिन मैं बोलूं मैंने आपको मारा, ये होगा कर्म कारक होगा, कर्म कारक का चिन्ह होगा, विभक्ति चिन्ह। क्लियर है? चलिए, तो संप्रदान तत्पुरुष को या के लिए का लोप होगा। यहाँ पे सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। क्लियर है? तो यहाँ के लिए का लोप हो रहा है, तो ये के लिए किस में आता है, संप्रदान में। से का लोप होगा। रोग मुक्त, अब रोग मुक्त का मतलब रोग जब होता है तो आदमी के टच में होता है, और रोग मुक्त मतलब रोग को उठा के फेंक दीजिए कहीं और। अब कोरोना किसी को हो गया तो अंदर घुस गया कोरोना, अब निकाल के फेंक दीजिए तो बाहर चला गया। तो यहाँ से जब भी होगा बाहर फेंकने के क्रम में होगा, मतलब अलगाव या बिछड़ाव होगा। ओके, इतने इसका दर्द मुक्त कर दीजिए, परीक्षा मुक्त कर दीजिए, सबसे बढ़िया टेंशन अभी आप लोग का परीक्षा मुक्त। परीक्षा अलग, हम अलग, परीक्षा से मुक्त, दर्द मुक्त, दर्द से लगाओ मुक्ति, तो यहाँ बिछड़ाव जरूर होगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना, आज इसको खत्म भी कर देने हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे है संबंध तत्पुरुष। संबंध में तो कुछ नहीं, का के की का लोप रहेगा। सेना का पति, राजा का बेटा, देश का बेटा देशपुत्र, राजा का बेटा राजपुत्र, है ना, तो ये सब आएंगे। देशवासी देश का वासी, ठीक है, का के की चिन्ह रहेगा, आराम से आप पकड़ लेंगे। अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप रहेगा। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक मतलब होता है समाज या फिर कोई जगह। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, ठीक है, तो में या पर का लोप रहेगा। छत पर, तो वहां पे पर का लोप रहेगा। खैर चलिए कर्मधारय समास में चलते हैं। तीसरा पार्ट कर्मधारय समास, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जिस समास में समस्त पद का उत्तर पद में यानी बाद वाला पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य। अब आइए विशेषण विशेष्य मैंने समझाया है, जब भी विशेष्य होगा वो कौन सा शब्द होगा, या तो वो संज्ञा होगा, जब तक नौकरी नहीं तब तक परीक्षा, तब तक मुक्ति नहीं परीक्षा से। बिल्कुल नौकरी लग जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, बस हौसला बनाए रखना है, धैर्य रखना है, मेहनत खूब करना है तरीके से, ईमानदारी से, बस नौकरी तो लगनी ही है, टेंशन मत लीजिए। विशेषण विशेष, ये मैंने अभी बता दिया है। उपमेय, उपमान और उपमेय का संबंध हो, अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, कर्मधारय समास या इसी को बोलते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। एक बार देखिए इसको, मैंने क्या बोला। जिस समास में समस्त पद का उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान हो और पहले वाला और उत्तर पद मतलब पहले वाला पद और बाद वाले पद में क्रमशः ये संबंध हो, पहले वाला विशेषण दूसरा वाला विशेष, या पहला वाला उपमान दूसरा वाला उपमेय हो, ऐसा कुछ बात हो, या आगे पीछे भी हो सकता है इधर उधर, तो अब उसको क्या बोलेंगे हम, कर्मधारय समास। ये भी छोड़ दीजिए आप, सिंपल फंडा इसमें मैं बताता हूँ, वो आप याद रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से याद हो जाएंगे, है ना। देखिए इसमें सिंपल फंडा यही लगाना है। इसमें ये एक तो ये याद रखिए है जो, एक तो ये, और दूसरा याद रखिए के समान। ये वर्ड जरूर बीच में जब विभक्ति करेंगे ना, समास को जब मतलब विभक्ति बोल रहा हूं, समास को जब विग्रह करेंगे ना तो पक्का ये दोनों में से कोई एक लगा होगा। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीलकमल। महान है जो पुरुष, महापुरुष, है जो लगा हुआ है जो लगा हुआ है। भला और बुरा, ये कहां से आ गया,
यहाँ दोनों पद विशेषण, ये नहीं होगा, ये गलती से यहाँ पे आ गया है, ये कुछ नहीं होगा, या भला बुरा नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, महान पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, है जो लगा हुआ है। सिंह के समान नर, यानी नरसिंह। देखिए सिंह के समान, अब सिंह क्या है? उपमेय है। नर क्या है? उपमान है। उपमेय उपमान का मतलब समझते हैं? तुलना करना, एक तरह से समझ लीजिए, तुलना करना बस। तो जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की जा रही है इसमें बताइए? सिंह के समान नर, किसकी तुलना की गई है? नर की सिंह से शेर के समान। नर की तुलना की गई किससे? शेर से। तो जिसकी तुलना की गई है उसको उपमान, और जिससे तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं। बस सिंपल सा फंडा है। चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पे के समान लगा है तो चंद्रमुख, तो जरूर लगा रहेगा जब विभक्ति रहेगा तब। पहला चीज। दूसरा चीज, मान लिया जाए, सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि नीलकंठ दे दिया जाए। चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, नीलकंठ। कई बार एग्जाम में फंसे हैं लोग। अगर मैं नीलकंठ चुपचाप दे दिया और ये पूछा कि नीलकंठ कौन सा समास है, नीलकंठ का मतलब भगवान शिव होता है, सो शिव होते हैं, तो बहुब्रीहि भी होंगे। नीलकंठ का मतलब होता है, नीलकंठ का ये मतलब होता है ना कि भगवान शिव। और अगर ये तीसरा या विशेष कोई अर्थ दे रहा हो, कोई विशेष, तो बहुब्रीहि समास होगा। नीलकंठ का सीधा मतलब होता है भगवान शिव, यानी बहुब्रीहि। आप तो कहेंगे सर बहुब्रीहि, लेकिन अगर ये लिख दिया जाए, नीलकंठ बराबर ऐसा लिख दिया जाए, नीला है जो कंठ, अब बताइए जरा ये कौन सा अब समास होगा? अब कौन सा समास होगा? तो सर यही हो गया। अब होगा ये कर्मधारय। लेकिन केवल नीलकंठ शब्द रहे और पूछ दिया जाए एग्जाम्स में कि कौन सा समास है, तो सीधे आप एक लाइन में टिक कीजिएगा, बहुव्रीहि। क्लियर? लेकिन अगर विभक्त, इसको मतलब विग्रह करके दे दे कि नीला है जो कंठ बराबर नीलकंठ, तो ये होगा कर्मधारय समास। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? अब अगला है द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, ध्यान दीजिए जरा, संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। इसका पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा होता है। कोई ना कोई संख्या होगा, 1 2 3 4 10 20 50 100 ऐसे रहेगा। जैसे त्रिभुवन, त्रि मतलब 3 होता है, 3 भवनों का समाहार त्रिभुवन कहलाता है। और ये क्या? हाँ बिल्कुल रहेगा। जैसे चतुर्भुज, सुनिएगा, चतुर्भुज अपवाद में दिखा देता हूँ। चतुर्भुज, अब मैं अगर सीधे सी बात करूँ कि चतुर्भुज कौन सा समास है, सीधे एक लाइन में बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज का मतलब होता है कौन से? किसके 4 भुजाएं हैं? भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के। लेकिन अगर मैं चतुर्भुज को ये लिख दूँ कि 4 भुजाओं का समाहार, तब आप कहिएगा कि यह है सर द्विगु समास। क्योंकि 4 भुजाओं का समूह या समाहार जब भी आप वर्ड यूज करते हैं तो यह आपका द्विगु समास होगा। जिस समास विग्रह में समूह या समाहार वर्ड यूज किया गया हो तो वहां पे आप चुपचाप करिएगा द्विगु समास। इसका पहला पद संख्यावाचक। देखिए सप्ताह में 7 पहला पद, 7 जो है पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। 7 क्या है? संख्यावाचक। 3 क्या है? संख्यावाचक। भवन क्या है? हल्ला मत कीजिए। भवन क्या है? संज्ञा है। दिन क्या है? संज्ञा है। 4 क्या है? संख्या। राह क्या है? संज्ञा। 9 संख्या, रात संज्ञा। तो ये चीज लगा रहेगा। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में दोनों पदों के बीच संयोजक चिन्ह जिसको बोलते हैं हैफन लगा रहता है। दिखाते हैं हैफन कैसे लगा रहेगा। देखिए इसका विग्रह करने पर और, तथा, एवं, या, अथवा आदि शब्द लग जाते हैं। जैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा, ठीक है। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। पति पत्नी, पति और पत्नी। तो बीच में हैफन जरूर लगा रहेगा। ये वाला चिन्ह दिख रहा है ना, हैफन, ये संयोजक चिन्ह। यहाँ कहाँ गया? यहाँ पे राजा प्रजा। सुख दुख, सुख और दुख। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। सत्य असत्य, सत्य और असत्य। यह है विग्रह इसका। ओके, अब आते हैं लास्ट में बहुव्रीहि समास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है। यहाँ पे समझा देते हैं, समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों के माध्यम से एक
विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें कोई नहीं, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, इसमें एक विशेषण टाइप का काम होगा, मतलब विशेषता ये बताएगा, कहीं ना कहीं ये विशेषता बताएगा। आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा अगर विग्रह किया होगा तब। 10 हैं आनन जिसके दशानन रावण। मूवी में देखे होंगे कई बार आप, जब बाहर वाले कहीं आते हैं, बाहर के जो रिलेटिव हैं वो आते हैं, तो एक लंबा सा ऐसे लेके खड़ा रहते हैं, नाम लिखा रहता है रवि हियर, मतलब रवि कोई आदमी है तो यहाँ आ जाओ। मान लिया जाए कोई ऐसा आदमी, एक मिनट हल्ला नहीं कीजिए, मान लिया जाए कोई एक ऐसा आदमी आए जिसके बारे में आपको पता नहीं, नाम पता नहीं है या नाम पता भी है, मैंने किसी ने आपको ये बोला कि तरुण सर आ रहे हैं, आपने मुझे नहीं देखा है, तो ऑफिस का एक स्टाफ बोलेगा आपको लंबी मूंछ है उनकी। देखिए क्या विशेषता है, लंबी मूंछें हैं जिनकी। बहुव्रीहि मैं नहीं हूं, एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, बहुव्रीहि में मत लीजिएगा मुझे, बस मैं दिखा रहा हूं। मेरी पहचान कैसे करेंगे, लंबी है मूंछें जिनकी, वही है, गोरे गोरे होंगे, लंबी मूंछें होंगी, मेरी एक पहचान विशेष हो गई। तो यहां विशेषता बताने का काम किया ना। उसी तरह 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, एक विशेषता बता रहा है ना, दशानन यानी रावण। नीला है कंठ जिसका, और मैं अगर बोलूं नीला है जो कंठ, यहां विशेषण का काम नहीं हो रहा है। नीला है जो कंठ में कोई विशेषण का काम नहीं हो रहा है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो नीला है जिसका कंठ, या नीला है कंठ जिसका, या नीला है जिसका कंठ, एक ही बात है। नीलकंठ शिव, ये होगा आपका बहुव्रीहि समास। बढ़िया से समझ लीजिए, कर्मधारय और बहुव्रीहि कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो ये क्या होगा, नीलकंठ। बात तो एक ही है, नीलकंठ, लेकिन ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय। वाह वेरी गुड, कर्मधारय। चलिए बहुत अच्छे, कर्मधारय। यहां पे क्या मैंने किया, जिसका जिसकी लगा देना, जिसका जिसकी, जिसकी मूछें लंबी है, जिसकी गर्दन झुकी हुई है, ये एक विशेषता बताता है। तो यहां एक विशेषता बता रहा है आपका, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर मतलब गणेश, पीत है अंबर जिसका, पीतांबर भगवान कृष्ण, महान, यहां पे महान, महान वीर है जो, अब महान वीर है जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, महान वीर है जो, ये बहुव्रीहि है, पक्का बहुव्रीहि है, लेकिन दोनों में फर्क समझा देते हैं। मैंने क्या बोला, दोनों पदों के बीच में ये होगा, तभी वो बहुव्रीहि हो, तभी वो कर्मधारय होगा। एक बहुत छोटा सा माइनर, मतलब मेजर मिस्टेक में या माइनर मिस्टेक बताऊं, यहां पे महान वीर, अब कहिएगा सर है जो यहां भी है, दोनों पदों के बीच में अगर है जो है तभी वो कर्मधारय होगा। यहां दोनों पद, एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों पदों के बीच में जब है जो होगा तभी वो कर्मधारय होगा, याद रखिएगा। यहां दोनों पदों के बाद है जो है, तो ये एक विशेषता बता रहा है, ये बहुव्रीहि होगा, महान वीर है जो। लेकिन अगर इसी को कह देते महान है जो वीर, तब तो गड़बड़ हो जाता बात, और ऐसा होगा नहीं, जबरदस्ती नहीं कह देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर, क्योंकि मैंने बोला ना चतुर्भुज, आपने बोला था ना चतुर्भुज, तो चतुर्भुज तो द्विगु समास है, 4 भुजाओं का समाहार। तो दोनों में अंतर क्या है, देखिए, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य यानी संज्ञा होता है। विशेष्य या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होगा, मैंने बता भी दिया है। जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद विशेषण का काम करता है, ठीक। हाँ, जैसे 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज द्विगु समास है, ठीक। 4 है भुजाएं जिसकी, लंबी है मूंछ जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी एक विशेषता है। अगर पेपर में दे दिया जाए चतुर्भुज में कौन सा समास है तो फिर क्या रहेगा, चतुर्भुज में डायरेक्ट वैसे तो देता नहीं है आमतौर पे, लेकिन चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है। हाँ, एक तो ये कंट्रोवर्सी आप पैदा कर दिए कि चतुर्भुज अगर सर पेपर में दे दिया जाए, मान लीजिए चतुर्भुज दे दिया जाए, देखिए अगर चतुर्भुज दे दिया, ठीक है, मैं बता देता हूँ, अगर चतुर्भुज दे दिया एग्जाम में तो आप बहुव्रीहि को टिक कीजिएगा, क्योंकि चतुर्भुज का सीधी सी मीनिंग निकलता है कि भगवान कृष्ण। जैसे मैं बोलूँ नीलकंठ, सीधा से मीनिंग है भगवान शिव है। हाँ, जब ये डिफाइन कर देगा तब तो फिर वो द्विगु समास में ले आइएगा,
ठीक, ये डाउट हो गया। वैसे आमतौर पे देगा नहीं, लेकिन देगा तो डरिएगा मत, चुपचाप बहुब्रीही करिएगा, सही होगा आपका आंसर। ठीक है, 4 है भुजाएं जिसकी, एक विशेषण का काम करे। दोनों पढ़िए ना, 4 भुजाओं का समूह, इसमें कोई विशेषण है नहीं। लेकिन अगर आपको किसी आदमी को बुलाना है, अरे जाओ ना जी, 4 है भुजाएं जिसकी, दिख जाएगा, तो एक विशेषण बता दिया, विशेषता बता दी, यह है बहुब्रीही। अब आते हैं न या समास। एक और समास होता है इसके अतिरिक्त जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ऐसे ही न या मतलब होता है नहीं समास। जिस तत्पुरुष समास में कमी या निषेधात्मक शब्द जैसे अ, अन्न, न, ना, गैर आदि लगा हो, न या समास कहलाता है। जैसे असत्य, जो सत्य नहीं, अनाथ, जिसका नाथ नहीं, इसको पढ़ना नहीं है, न या समास नहीं पूछा जाता है। तो ये थे समास। और समास आज आप लोगों को समझ में आ गया हो। जिसको समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट रह गया हो, अब आप डाउट पूछ लीजिए। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।